गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है। गुड इवनिंग सर। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू कर रहे हैं, है ना, क्लाइमेटोलॉजी वाला सेक्शन। क्या भू आकृति में नदियों के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक, पवनों के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, याद ही तो करना है ना। उसमें समझाने का कुछ है? कौन सा? हिम वाला। हिम वाला कितना सारा तो किया है, ऊपर से लेकर के नीचे तक। पर्वत में क्या बनेगा? सर्ग बनेगा, एरीड बनेगा, नुनातक बनेगा, टार लेक बनेगा, यू आकार की घाटी बनेगी, लटकती घाटियां बनेंगी, यही तो बनेगा। नहीं, उसमें कुछ समझाने का है? अगर जरूरत पड़ेगा तो लास्ट में करेंगे, क्योंकि काफी सारा चीज है जिसमें समझाने की जरूरत है। तो क्लास में भी इसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की है, 6-7 क्लासेस में कवर किए होंगे लगभग, है कि नहीं? तो कितना विस्तार से बताएं। चलिए शुरू करें। देखिए, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लाइमेटोलॉजी का सेक्शन। ये टॉपिक ऐसा है जो आपको पर्यावरण में बहुत ज्यादा मदद करेगा, विश्वास करिए। अगर आपने भूगोल में क्लाइमेट वाला सेक्शन अच्छा कर लिया तो एनवायरमेंट में जो काफी सवाल पूछे जाते हैं, लगभग मैक्सिमम सवाल आप कह सकते हैं, अगर किसी एक पार्टिकुलर सेक्शन से पर्यावरण से पूछा जाता है तो जैव विविधता का टॉपिक है, बायोडाइवर्सिटी। उससे जुड़े हुए नीतियां, कानून, अंतर्राष्ट्रीय प्रयास वो तो है ही, लेकिन तितली के बारे में पूछ लेगा, गिलहरी के बारे में पूछ लेगा, चमगादड़ के बारे में पूछ लेगा, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और उसके व्यवहार के बारे में जानना चाहेगा, है ना। वेटलैंड्स के बारे में पूछेगा, आर्द्र भूमियों के बारे में पूछेगा, है ना। ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे जो कि जैव विविधता के टॉपिक से जुड़े हुए होंगे। नेशनल पार्क के बारे में कुछ नाम देगा, उस नेशनल पार्क का लोकेशन अगर आपको मालूम हो, अगर मालूम हो कि यहाँ आसाम में है सपोज करें, या उड़ीसा में है, या राजस्थान में है, और अगर भारत की जलवायु आपको अच्छे से मालूम हो तो आप बता सकते हैं कि किस प्रकार की वनस्पति होगी और किस प्रकार के जीव जंतु होंगे। क्लियर है? और नहीं तो याद करते रहेंगे, इस नेशनल पार्क में ये जीव है, इस नेशनल पार्क में ये जीव है, इस नेशनल पार्क में ये जीव है। लेकिन अगर जलवायु समझ में आ गया तो जो नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व वाले सवाल पूछे जाते हैं ना, उसमें से 1-2 स्टेटमेंट ज्योग्राफिकल होते हैं, भूगोल की समझ आपसे मांगते हैं, तो उन सब सवालों को करने में अपेक्षाकृत ज्यादा बेहतर स्थिति में होंगे। तो क्लाइमेटोलॉजी केवल क्लाइमेटोलॉजी के लिए नहीं, मतलब इसलिए नहीं कि केवल भूगोल में जरूरत है, इसलिए जरूरत है क्योंकि पर्यावरण का आधार ही जलवायु है ना। कई बार क्लास में ये बात कहे हैं, दुनिया में अधिकतर जीव जंतु वो हैं जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने की क्षमता नहीं रखते। यानी कि गर्म जगह में रहेंगे तो गर्म जगह में इसलिए हैं क्योंकि बाहर की जलवायु उनके अनुकूल है। अगर तापमान को कम कर दिया जाए तो वो सर्वाइव नहीं करेंगे, क्योंकि उसके अनुसार अपने बॉडी के टेम्परेचर को कम या ज्यादा करने की क्षमता नहीं रखते। इसलिए दुनिया में जो जीव जंतु होते हैं वो पार्टिकुलर अक्षांशीय क्षेत्र में मिलते हैं। अगर कोई निम्न अक्षांश में मिलता है तो निम्न अक्षांश में मिलेगा, कोई उच्च अक्षांश में मिलता है तो कोई उच्च अक्षांश में मिलेगा।
और कोई मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में मिलता है जिसको बहुत ज़्यादा गर्मी बहुत ज़्यादा ठंड पसंद नहीं है, मतलब बीच का, वो वैसे जलवायु में रहना पसंद करता है। तो दुनिया में जैव विविधता का आधार ही जलवायु है। क्लियर है? दुनिया में अगर इमेजिन करेंगे सब जगह एक प्रकार की जलवायु होती तो जैव विविधता होता क्या? जहां जाते वही मिलता, जहां जाते उसी प्रकार का मिलता। तो दुनिया भर में जो जैव विविधता का बेस है, फाउंडेशन है, आधार है, वो क्या है? जलवायु की विविधता है। अब जलवायु की विविधता के पॉइंट ऑफ व्यू से विश्व में कितने प्रकार के जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं? 11 किया है ना हम लोगों ने। तो 11 प्रकार के जलवायु प्रदेश होंगे तो उसकी अपनी विशेषताएं होंगी कि नहीं? उसकी अपनी विविधताएं होंगी, उसकी अपनी बायोडाइवर्सिटी होगी। तो यूपीएससी कई बार आपसे सवाल भारत के संदर्भ में नहीं, वैश्विक संदर्भ में भी पूछेगा। कुछ जीव जंतु न्यूज में है, कुछ जीव जंतु को लेकर के संकटग्रस्त है, आईयूसीएन ने लिस्ट जारी किया है ना, इंडेंजर्ड, क्रिटिकल, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, है ना, करता है ना। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, एक्सटिंक्ट, खत्म हो गए। तो ये जब कैटेगरी देखता है तो उन जीव जंतुओं के बारे में क्या पूछता है? जीव जंतुओं के बारे में 3-4 चीज पूछता है। उन जीव जंतुओं के बारे में पूछता है कि किस जलवायु क्षेत्र में निवास करते हैं, मतलब गर्म जगह पे, ठंडे जगह पे, शुष्क या आर्द्र या अर्ध शुष्क इलाकों में। एक तो ये पूछता है। दूसरा क्या पूछता है? उनका व्यवहार पूछता है। जगते कब हैं, सोते कब हैं, खाते क्या है ना, सब खा जाते हैं जो मिल जाता है वो, या वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, क्या खाना पसंद करता है। व्यवहार क्या है? दिन में जगते हैं, रात में जगते हैं। क्लियर है? और इकोसिस्टम में भूमिका क्या है? इकोसिस्टम में भूमिका मतलब है कि जिस पर्यावास में वो रह रहे हैं उसमें हर किसी का एक रोल डिफाइंड है। हम माने या ना माने, हमारी भूमिका है या नहीं? समाज में हम एक रोल प्ले कर रहे हैं। अभी आपका रोल क्या है? स्टूडेंट का है, ज्ञान अर्जन करने का है। बाद में समाज आपसे क्या अपेक्षा करेगा? इस ज्ञान के माध्यम से आप समाज का सेवा करें, सोशल सर्विस में जाए, बेहतर तरीके से उसमें कार्य करें, यही है ना। और फाउंडेशन गड़बड़ हो गया तो, क्योंकि लक्ष्य होगा कि यार पैसे कमाने हैं, सपोज करें, अगर मान लेते हैं कि यार इसको पढ़ना जरूरी है तभी दहेज मिलेगा, सपोज कर दे, तो इसका मतलब है कि फाउंडेशन गड़बड़ हो गया ना। तो इसका मतलब है कि जब फाउंडेशन गड़बड़ है तो फाइनल रिजल्ट भी नहीं हो पाए। तो ज्ञान का मतलब है, नॉलेज का मतलब है, क्या कहा जाता है? नॉलेज का मतलब होता है जो हमेशा उजाला फैलाता है। उजाला का मतलब है जहां आप खड़े रहेंगे समाज को बेहतरी की तरफ लेकर के जाएंगे। सेम सिचुएशन है, यूपीएससी सवाल आपसे पूछेगा, इकोसिस्टम में किसी ना किसी की कुछ भूमिका है, उस भूमिका के संदर्भ में जानना चाहेगा कि आप उसकी अपेक्षा, आप उसकी समझ रखते हैं कि नहीं। चील को देखते हैं, कई बार लगता है यार ये यहाँ क्यों मंडरा रहा है, इसको नहीं होना चाहिए, लेकिन वो क्या है? वो उस पार्टिकुलर एरिया की सफाई की जिम्मेदारी उसी की है। अगर चील ना हो, गिद्ध ना हो, तो उसका मतलब है कि जो भी चीजें, जो भी जानवर गुजर रहे हैं, मर रहे हैं, उसको खाने वाला, उसको डिकम्पोज करने वाला, उसको हटाने वाला कोई व्यक्ति नहीं। तो समाज में क्या है? एक महत्वपूर्ण भूमिका है, डिकम्पोजर है, उसको हटाता है। क्लीनलीनेस, मतलब उस इकोसिस्टम में क्लीनलीनेस की जिम्मेदारी किसको दी गई? चील को, गिद्ध को, लोमड़ी को, है ना। इनका होना बड़ा जरूरी है। तो यूपीएससी सवाल पूछेगा आपसे, कहाँ रहते हैं, है ना। किसी जगह पे लोमड़ी रहता है, कहीं पर जो है गिद्ध रहता है, कहीं पर चील रहना पसंद करता है, कहीं पर कुछ अन्य डिकम्पोजर्स रहते हैं। तो सबके बारे में जानना चाहेगा, समझना चाहेगा। इसका आधार है क्लाइमेटोलॉजी का सेक्शन। तो ये सेक्शन आपको पर्यावरण में काफी ज्यादा मदद करने वाला है, इंक्लूडिंग क्लाइमेटोलॉजी के तो सवाल इंपॉर्टेंट है। शुरू कहां से करें? तो शुरू करेंगे कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो हमको पीडीएफ मिला हुआ है, उसी के साथ सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो जो पहला टॉपिक है वो है कंपोजिशन, संरचना क्या है हमारे वायुमंडल की, और हमारे वायुमंडल का संगठन क्या है, कंपोजिशन क्या है। आप लोगों ने एनवायरमेंट में क्लाइमेट चेंज का टॉपिक किया होगा। क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या है? वायुमंडल के संगठन में परिवर्तन हो रहा है, यही ना, कि वायुमंडल का जो संगठन है पिछले 200-300 सालों में जो था, उस स्थिति में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब है अगर हमको कंपोजिशन समझ में आएगा तो हम क्लाइमेट चेंज बता देंगे, है कि नहीं। इसका मतलब है कि क्लाइमेट चेंज का टॉपिक क्या डायनामिक टॉपिक है? COP28 हो गया, COP28 में क्लाइमेट चेंज को लेकर के तो चर्चा हो रही, उसमें कुछ विभिन्न प्रकार के रिजल्ट्स निकल करके आए हैं, पढ़े या नहीं पढ़े? PT 365 में भी डिस्कशन हुआ है कि नहीं। तो उसके बारे में पढ़ा जाना चाहिए, यानी कि एक ऐसा टॉपिक है जो डायनामिक टॉपिक है, बदलता रहेगा। क्या जब हम वायुमंडल के संगठन, कंपोजिशन के बारे में चर्चा करेंगे, तो क्या वायुमंडल की संरचना भी हमको पढ़नी चाहिए कि ऑक्सीजन केवल और केवल नीचे है कि ऊपर भी हो सकता है? ऊपर हो सकता है, तो ऊपर वायुमंडल में उसकी भूमिका क्या है? अगर नीचे है तो उसकी भूमिका क्या है? भूमिका अलग अलग हो सकती है, उस भूमिका की एक समझ होनी चाहिए। वायुमंडल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। दिल्ली से मनाली जाएंगे, जो कि जाना है,
दिल्ली से मनाली नहीं, मसूरी जाना है ना? तो दिल्ली से अगर मसूरी जा रहे हैं तो लबासना जाना है। ऊंचाई बढ़ेगा तो तापमान कम होगा कि बढ़ेगा? कम होगा। लेकिन ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या सदैव तापमान कम ही होता है या बढ़ता भी है? बढ़ता भी है, कम भी होता है। इसी को हम संरचना में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब उसमें कुछ भूमिका होगा, कुछ गैसेस रोल प्ले कर रहे होंगे, इसी के बारे में समझ बनाएंगे, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। क्या ये टॉपिक डायनामिक टॉपिक है? वायुमंडल के कंपोजिशन में क्या बदलाव हो रहा है? वायुमंडल की संरचना में जो भूमिका है, अलग अलग संरचना, अलग अलग लेयर्स का, क्या उस लेयर में कुछ परिवर्तन हमारे कारण से हो रहा होगा? हो रहा होगा तो उसको लेकर के, उसको साधने को लेकर के कुछ विशेष प्रयास चल रहे होंगे। ओजोन, ओजोन का क्षरण, इसी स्ट्रक्चर का कहीं पर हिस्सा होगा ओजोन, और ओजोन का क्षरण हो रहा होगा तो कुछ वैश्विक प्रयास चल रहे होंगे। उस वैश्विक प्रयास में कुछ निर्णय लिए जा रहे होंगे, कुछ कंक्लूजन निकल रहा होगा कि अभी कुछ सार्थक प्रयास हुए तो उसका नेट रिजल्ट क्या हुआ। इन सब चीजों को पढ़ेंगे। पहला टॉपिक कंप्लीट, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है। अब वायुमंडल के बारे में, कंपोजिशन के बारे में बात करें तो देखिए, हमारा वायुमंडल दो प्रमुख गैसों से बना हुआ है। 99.9% दो गैस हैं। कौन से हैं? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 78% के आसपास है और बाकी लगभग 21 पॉइंट समथिंग के आसपास ऑक्सीजन। दोनों को मिला लिया जाए तो 99% के आसपास मामला हो जाता है। तो हमारे वायुमंडल के 99% हिस्से पे केवल दो गैसेस हैं, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, और दोनों ही पृथ्वी पे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों ही पृथ्वी पे जीवन के लिए महत्वपूर्ण। एक के बिना 2 मिनट भी खड़े नहीं रह सकते, ऑक्सीजन के बिना रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। क्लियर है? अब सवाल तो ऑक्सीजन का है ही नहीं, सवाल है नाइट्रोजन का, कि क्या नाइट्रोजन की भूमिका हमारे लिए है कुछ? नाइट्रोजन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाइट्रोजन आधार है जीवन का। नाइट्रोजन के बिना इस पृथ्वी पे जीवन संभव नहीं था, है ना? इसको ध्यान रखें आप। नाइट्रोजन जो है, हमारा जो शरीर है वो प्रोटीन से बना हुआ है, और प्रोटीन बनता है एमिनो एसिड से। क्लियर है? प्रोटीन किससे बनता है? एमिनो एसिड से। और एमिनो एसिड को सिंथेसाइज, एमिनो एसिड को बनाने के लिए बेस मटेरियल क्या है? नाइट्रोजन। और एमिनो एसिड को कहा जाता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। हमारे शरीर का हर सेल किससे बना है? एमिनो एसिड से। हमारे शरीर में जो ये बॉडी शॉडी बनी हुई है ना, कहने का मतलब है कि जो भी है, जैसा भी है, पतला दुबला मोटा तगड़ा जो भी है, जो सेल का ग्रोथ है, उस सेल के ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल है प्रोटीन का। प्रोटीन के बिना, जैसे देखते हैं ना जो लोग जिम विम जाते हैं, है ना, अगल बगल में देख सकते हैं, तो वो क्या करते हैं? प्रोटीन डाइट लेते हैं, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा लेते हैं मसल के ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारा शरीर जैसा नॉर्मल है वो ठीक है, अच्छा है ना? लेकिन इस शरीर के हर सेल का निर्माण किससे हुआ है? प्रोटीन से हुआ है। और प्रोटीन के लिए क्या चाहिए? एमिनो एसिड। और एमिनो एसिड का आधार क्या है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के बिना ये जो करोड़ों सेल के साथ हम खड़े हैं, वो करोड़ों कोशिकाएं जो हैं, इनका निर्माण संभव ही नहीं था, इनका विकास ही संभव नहीं था। जीवन का उद्भव और विकास ही नहीं हो पाता अगर नाइट्रोजन नहीं हो पाता। तो हर जीव का आधार क्या है? नाइट्रोजन। क्लियर हो गया? तो नाइट्रोजन क्या इंपॉर्टेंट है? जीवन के लिए आधार है, नजर नहीं आता है, लेकिन केमिकल प्रोसेस के माध्यम से हमारे शरीर के, हमारे हर अंग का बेस मटेरियल है एमिनो एसिड। क्लियर हो गया? अब इसी पॉइंट को थोड़ा सा अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसमें बस जो यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल बनाएगा, वायुमंडल में क्या है? नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन है। तो एक काम करते हैं, बॉडी का ग्रोथ करना है, मसल ग्रोथ करना है, तो ऐसे मुंह खोल लेते हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन लेते चले जाए, है ना? डायरेक्टली हमारा शरीर नाइट्रोजन ग्रहण नहीं करता है, डायरेक्टली ग्रहण नहीं करता है। इसलिए वायुमंडल में नाइट्रोजन होने के बाद भी हमारे शरीर को डायरेक्टली वो नहीं मिलता है। तो उसके लिए एक मध्यस्थ चाहिए, मेडिएटर चाहिए, जो उसको सिंपल फॉर्म में ब्रेक करे। और सिंपल फॉर्म में ब्रेक करे तो उसको पेड़ पौधे खाएं, और फिर पेड़ पौधों में वो एमिनो एसिड बने, और वो एमिनो एसिड को फिर हम खाएं, फिर हमारे शरीर में वो आता है। इसका मतलब है कि नाइट्रोजन को हम डायरेक्टली ग्रहण कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। ठीक है? तो नाइट्रोजन को फिक्स करने वाला एक बैक्टीरिया होता है जो मिट्टी में पाया जाता है, जिसको राइजोबियम भी कह सकते हैं या सीडोमोनास बैक्टीरिया कहते हैं। ये क्या करता है? ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है, यानी कि वायुमंडल से नाइट्रोजन को निकालता है, अपने अंदर ग्रहण करता है और उसको सिंपल फॉर्म में ब्रेक करता है। और जब सिंपल फॉर्म में ब्रेक करता है तो ये जो राइजोबियम है, ये सीडोमोनास नाम का बैक्टीरिया है, ये जड़ों के साथ जुड़ा रहता है
और जैसे ही उसको एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है या सिंपल एंजाइम्स में कन्वर्ट करता है, वैसी जड़ें उसको अवशोषित कर लेती हैं और हम जा करके उस पेड़ को उठा लाते हैं। अच्छा एमिनो एसिड है, काट करके खा लेते हैं तो हमारे शरीर में आ जाता है। तो इसका मतलब है कि नाइट्रोजन डायरेक्टली ग्रहण नहीं करते, लेकिन इनडायरेक्टली हमारे शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप दिन में क्या खाते हैं? दाल चावल, रोटी सब्जी, रोटी सब्जी या दाल चावल? दाल खाते हैं, प्रोटीन। अंडा खाते हैं, प्रोटीन। अगर चिकन ने पेड़ पौधे नहीं खाए होते तो उसके पास प्रोटीन नहीं होता, और चिकन ने नहीं खाया होता और हमने चिकन को खाया नहीं होता तो हमारे शरीर में प्रोटीन नहीं होता। क्लियर है? तो हम प्रोटीन के लिए सबको पकड़ते हैं और खा लेते हैं। पेड़ पौधे से मिला तो सही है, मुर्गे ने उस पेड़ पौधे को खाया तो उसको पकड़ करके खा जाते हैं। तो कुल मिलाकर के अलग अलग स्रोतों से हम प्रोटीन को एकत्रित करते हैं, लेकिन उसका स्रोत क्या है? वायुमंडल। क्या चिकन डायरेक्टली नाइट्रोजन को ग्रहण कर सकता है? नहीं। एक ही के पास की पावर है और वो है पेड़ पौधे। तो जिस दिन दुनिया से पेड़ पौधे खत्म, नाइट्रोजन खत्म, मतलब एमिनो एसिड खत्म, वो प्रक्रिया ही खत्म है ना। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न रहेगा नाइट्रोजन न रहेंगे हम, मतलब न नाइट्रोजन को फिक्स कर पाएंगे न जैव विविधता। ये इतने बड़े स्ट्रक्चर जो बने हुए हैं, सारा स्ट्रक्चर धराशायी हो जाएगा। तो क्या नाइट्रोजन महत्वपूर्ण है? वायुमंडल का इंपॉर्टेंट गैस है नाइट्रोजन। क्या जीवन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ऐसा यूपीएससी कहेगा तो क्या होगा? स्टेटमेंट ठीक होगा। क्लियर हो गया? ऑक्सीजन के बारे में तो आपको मालूम ही है। तो इसका मतलब है कि जो वायुमंडल का संगठन है, अगर वायुमंडल के संगठन को हम देखते हैं तो हमारे वायुमंडल, ये जो जैसे ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के चारों तरफ, हमारे चारों तरफ एक लेयर है। मतलब ये जो क्रस्ट है, क्रस्ट के चारों तरफ एक लेयर है वायु का, जिसको हम वायुमंडल कहते हैं। अब इसकी ऊंचाई अलग अलग एक्सपर्ट्स ने 22,000 से 29,000 किलोमीटर तक कही है। यानी कि वायुमंडल का जो अपर लिमिट है वो लगभग लगभग 29,000 किलोमीटर तक है, अपर लिमिट। उसके बियॉन्ड हम कहते हैं कि बाह्यमंडल है। तो ये जो 29,000 किलोमीटर का हमारा एरिया है, जो वायुमंडल है, ये विभिन्न प्रकार के गैसेस से बना हुआ है। अब हमको मालूम है कि वायुमंडल में तीन ही चीजें होंगी, गैस होगा, दूसरा जब पवन चलेगा तो धूल के कण होंगे, है कि नहीं, और तीसरा वाष्पीकरण होगा तो जल वाष्प होगा। यही तीन चीजें होंगी। तो इसका मतलब है वायुमंडल के संगठन की बात करें तो तीन चीजें होंगी, गैस, जलवाष्प और धूल के कण। गैसेस की जहां तक बात कर रहे थे तो हमने क्या बात किया? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, दो के बारे में चर्चा की आपसे। आर्गन के बारे में क्लास में चर्चा किए थे आपसे। आर्गन को सिंपल ऐसा समझ लिया कि इंडस्ट्रियल गैस है, मतलब हम जीवन के लिए तो इसका इस्तेमाल ज्यादा नहीं करते हैं, लेकिन एक इंडस्ट्रियल गैस है। कौन सा गैस है? औद्योगिक गैस है। ऐसा स्टेटमेंट अगर यूपीएससी कहेगा तो स्टेटमेंट ठीक होगा। क्यों है? तो इसका मतलब यह है कि देखिए, जब लोहे को वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग करते समय आप देखेंगे कि पीछे एक सिलेंडर, या जो भी वेल्डर है वो एक साथ सिलेंडर भी बगल में रखता है। उस सिलेंडर में होता है आर्गन गैस। जब वो वेल्डिंग कर लेता है तो वेल्डिंग करने के बाद वो जो आर्गन गैस है, उससे वो वेल्डिंग के साथ आर्गन गैस को चारों तरफ घुमाता है। रीजन ये है कि आर्गन गैस नॉन रिएक्टिव नेचर का होता है, जल्दी से किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो लोहे के चारों तरफ अगर आर्गन आप लगा देते हैं तो रस्टिंग नहीं होती है। रस्टिंग का मतलब समझ गए? जंग नहीं लगती। तो एक प्रकार से लोहे को क्या दे रहा है? प्रोटेक्शन दे रहा है। तो लंबे समय तक स्टेबल रहेगा वो स्ट्रक्चर, उसमें जंग लगने की संभावना को कम करेगा। तो जनरली आप देखेंगे कि जहां पर भी वेल्डिंग होता है, खास करके जो सुपर स्ट्रक्चर्स बनते हैं या पुल बनता है, उसमें वेल्डर आर्गन गैस या एक सिलेंडर साथ में रखता है। वो सिलेंडर आर्गन गैस का होता है, ताकि उस लोहे के चारों तरफ एक लेयर एकत्रित की जाए, ताकि वो नॉन रिएक्टिव बने और जंग लगने की संभावना को रिड्यूस करे, ताकि वो स्ट्रक्चर लंबे समय तक बना रहे। तो क्या एक औद्योगिक गैस है? औद्योगिक गैस। ये एलईडी बल्ब से पहले पीला वाला बल्ब जलता था, उसका तार टूट जाता था। तार का मतलब है कि रिएक्ट कर जाएगा तो टूट जाएगा, बहुत पतला होता है। तो उसके बीच में फिलामेंट जिसको कहते थे, उसके चारों तरफ एक गैस भरा जाता था, आर्गन गैस। क्योंकि नॉन रिएक्टिव नेचर का है, रिएक्ट नहीं होने देगा, तो कोई भी गैस आके उसका कोरोजन नहीं कर पाएगा, कुरेद नहीं पाएगा, उसको तोड़ नहीं पाएगा। तो उस बल्ब की का ड्यूरेशन है या उसकी जो उम्र है वो ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो आर्गन गैस के वाइडर एप्लीकेशंस हैं, इसलिए हमने कहा आर्गन को क्या? एक इंडस्ट्रियल गैस। टॉप 3 गैस हो गए। सबसे पहला कौन सा? नाइट्रोजन। दूसरा कौन सा? ऑक्सीजन। तीसरा कौन सा? आर्गन। क्लियर हो गया? इन 3 गैसों के बारे में थोड़ी एक समझ बनी। अब इसी प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं तो चौथा है बड़ा ईमानदार गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। कहता है कि वायुमंडल को गर्म करके मारूंगा। क्या कार्बन डाइऑक्साइड खराब है? जरूरी है।
पृथ्वी को गर्म रखना भी जरूरी है, लेकिन किसी भी चीज का अति अच्छा नहीं होता है। हमारे पृथ्वी का औसत तापमान लगभग 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस औसत। कि 1 डिग्री अक्षांश पे गए, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे करके 90 डिग्री अक्षांश पे एक एक जगह पे गए और एक एक जगह का तापमान डिनोट मतलब अनुभव किया या उसको मेजर कर लिया। उसके बाद 90 से डिवाइड कर दिया, औसत तापमान निकल आया पृथ्वी का। तो पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस। 15 डिग्री सेल्सियस इसलिए है क्योंकि पर्यावरण में जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस का मतलब लघु तरंगों को आने देता है, दीर्घ तरंगों को जाने नहीं देता है। अब ग्रीन हाउस गैस के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, है ना, उसकी समझ होगी आपको। तो ग्रीन हाउस गैस है, लघु तरंग मतलब सूर्य से आने वाली रोशनी को आने देता है, लेकिन पृथ्वी से टकरा करके जो रोशनी जाती है, जिस पार्थिव विकिरण कहते हैं, जिसको दीर्घ तरंगे कह सकते हैं, उसके लिए ओपेक रहता है, मतलब उसको जाने नहीं देता है। जाने नहीं देता है तो ये वायुमंडल में CO2 क्या करता है? सूर्य की रोशनी को अवशोषित करता है। अवशोषित करता है तो पृथ्वी को कंबल ओढ़ा देता है, ऐसा समझ लीजिए, उसकी गर्माहट को मेंटेन रखता है। लेकिन गर्मी पड़ रही है और कहे कि और कंबल मोटा कर देंगे तो ये संकट की स्थिति होगी। तो लगातार CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो कंबल मोटा होता जाएगा, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता चला जाएगा। ये पृथ्वी के लिए संकट होगा। और यही पूरा टॉपिक क्लाइमेट चेंज का आधार है कि नहीं? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस क्या है? एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल गैस है और जलवायु परिवर्तन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। मतलब इसकी एक समझ आपको होनी चाहिए। तो क्या एक करंट टॉपिक है, करंट से जुड़ा हुआ, तो इसकी एक अच्छी समझ आप रखिएगा। ग्रीन ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल समझते हैं? GWP, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, ये शब्द ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का मतलब है कि 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड अगर वायुमंडल में 1 साल तक रहेगा तो वो पृथ्वी को कितना गर्म करेगा। क्लियर है? वह है ग्लोबल वार्मिंग, मतलब उसका पोटेंशियल कितना है कि 1 साल तक वो बना रहे। कितना? 1 टन कार्बन वायुमंडल में एक निश्चित समय के लिए, 1 साल हो सकता है, 1 महीना कर सकते हैं, जो भी उसका एक निश्चित समय आप ले लें, और उस निश्चित समय में 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 वायुमंडल के तापमान को कितना बढ़ाएगा? 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, जो भी बढ़ाएगा। तो हमने क्या कहा? उसका पोटेंशियल बता दिया कि 1 टन कार्बन कितना करेगा। इस कार्बन को तुलना किया जाता है अन्य ग्रीन हाउस गैसेस के साथ कि CO2 की तुलना में 1 टन कार्बन को हमने कहा 1 ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, ये जितना गर्म करेगा इसकी तुलना में बाकी गैसों का पोटेंशियल क्षमता कितनी होगी। अगर CO2 से ज्यादा हुआ उसका क्षमता, तो क्या वो गैस ज्यादा खतरनाक होगा, ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा। तो ऐसे में यूपीएससी क्या करेगा? आपसे कुछ सवाल करेगा और सवाल करेगा तो उसके सामने कुछ बातें रखेगा, उसमें होगा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का मतलब समझ गए? अब ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का मतलब हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, कि कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 1 है, यानी कि एक निश्चित समय सीमा के लिए 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल के तापमान को कितना बढ़ाएगा। अब हम उसकी तुलना अन्य ग्रीन हाउस गैसेस के साथ करेंगे और फिर देखेंगे कि ये जो अन्य ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में क्या पृथ्वी के तापमान को ज्यादा बढ़ाते हैं, उतना ही 1 टन जो भी गैस है वो CO2 की तुलना में पृथ्वी को कितना ज्यादा गर्म करेगा CO2 की तुलना में। क्लियर है? उसको हमने क्या किया? ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। तो क्या प्रारंभिक परीक्षा से के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वायुमंडल का संगठन है उसमें क्या ग्रीन हाउस गैसों पे सवाल हो सकता है? और ग्रीन हाउस गैसों में वो कौन सा गैस है जिसका पोटेंशियल, या यूपीएससी कहेगा कि जिसका ग्रीन हाउस पोटेंशियल सर्वाधिक है, ऐसे कुछ गैस का नाम दे देगा। ये सारे गैस ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, नीचे है SF6 है ना, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। हेक्सा मतलब 6, SF6 हेक्सा मतलब 6। तो सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल किसका है? सल्फर, बोल लीजिए काम आएगा, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो क्या इसको सुपर ग्रीन हाउस कह सकते हैं? अब इसको ध्यान से समझें। 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड है ना, जितना गर्म करेगा, इसकी तुलना में सल्फर हेक्साफ्लोराइड अगर 1 टन हुआ तो CO2 की तुलना में 24,000 गुना ज्यादा गर्म करेगा। कितना? 23,900 या 24,000 टाइम्स। तो इमेजिन करें कितना खतरनाक गैस है। क्लियर है? तो यूपीएससी क्या करेगा? कहेगा कि ग्रीन हाउस गैसों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनमें से कौन सा गैस है, थैंक यू भैया, इसमें से कौन सा गैस है जिसका ग्रीन हाउस पोटेंशियल सर्वाधिक है?
आगे पीछे कुछ मत देखिएगा, हेक्साफ्लोराइड पे टिक मार दीजिएगा। इसका सर्वाधिक ग्लोबल ग्रीन हाउस पोटेंशियल है। क्लियर हो गया? ठीक है। इसके अलावा अगर बाकी की गैस को देखते हैं तो इसके बारे में हो सकता है सवाल पूछे कि इनमें से किन निम्नलिखित में से किन किन गैसों का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल CO2 की तुलना में ज्यादा है? सबका ज्यादा है। इसका 1 है तो इसकी गुना में इसका 21 गुना है, इसका 310 गुना है, इसका 1500 से 11,000 गुना है, इसका 6,500 से 9,000 गुना है, और ये तो जो है वो देख ही रहे हैं आप। क्लियर है? तो यूपीएससी ऐसा सवाल आपसे पूछ सकता है। तो ग्रीन हाउस गैसेस के कंपोजिशन में सर्वाधिक कौन सा है? CO2। CO2 का 1 है। इन गैसों की मात्रा वायुमंडल में बहुत कम है। अच्छी बात है कि खराब बात है? और अगर ज्यादा हो तो संकट की स्थिति। क्लियर हो गया? इनमें से मीथेन की मात्रा लगातार वायुमंडल में तेज गति से बढ़ रही है। वायुमंडल में मीथेन की मात्रा तेज गति से बढ़ी, तो अगर मीथेन की मात्रा बढ़ेगी तो इसकी तुलना में 21 गुना ज्यादा क्षमता रखता है, पृथ्वी को ज्यादा गर्म करेगा। तो क्या दुनिया भर के देशों को इकट्ठा होना पड़ेगा और कहेंगे प्लेज लेते हैं हम कि मीथेन की मात्रा को कम करेंगे? ग्लोबल मीथेन प्लेज, इसकी शुरुआत हुई, मतलब एक वैश्विक प्रयास है। ग्लोबल मीथेन प्लेज, प्लेज का मतलब है हम शपथ लेते हैं कि मीथेन की मात्रा को कम करें। भारत इसका हिस्सा बनेगा? भारत कहेगा कि मैं नहीं बनूंगा क्योंकि मैं मीथेन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता हूं, और अगर मैं प्लेज ले लूंगा तो मुझे कम करना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा मीथेन भारत में किससे रिलीज होता है? कृषि से, धान की खेती से। क्लियर है? तो भारत कह रहा है कि नहीं नहीं अभी नहीं करेंगे, बाद में देखते हैं। क्लियर है? ग्लोबल मीथेन प्लेज। तो कुल मिलाकर के करंट से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। क्लियर हुआ थोड़ा सा? तो ग्रीन हाउस गैसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा हमको ध्यान में रखना है कि क्या कुछ अन्य ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में यूपीएससी सवाल पूछेगा कि इनमें से कौन कौन से ग्रीन हाउस गैसेस हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये सारे ग्रीन हाउस गैसेस। आगे बढ़े। अच्छा, एक स्टेटमेंट देते हैं, ये बताइए HCFC और HFC इन दोनों में से ओजोन का क्षरण कौन करता है? HFC और HCFC ये करता है, और HFC बिल्कुल नहीं करता है। HFC करता है या नहीं करता है? बिल्कुल नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है। ठीक है, ध्यान रहेगा। HFC जो है वो एक क्या है? ग्रीन हाउस गैस। क्लियर है? क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस है। ओजोन का क्षरण करता है तो नहीं करता है। HCFC क्या ओजोन का क्षरण करता है? तो ओजोन का क्षरण करता है। क्लियर हो गया? चलिए, याद रहेगा ये लिस्ट, तो थोड़ा सा इसको देखिएगा। तो हम लोग वायुमंडल के संगठन के बारे में चर्चा कर रहे थे और कंपोजिशन के बारे में चर्चा करते हुए हमने थोड़ी सी एक समझ बनाई। समझ यही बनाई कि ये नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है और CO2 है। ये इंपॉर्टेंट गैसेज है, इसी के बारे में यूपीएससी जनरली सवाल पूछता है। इसमें से एक सवाल बनता है नाइट्रोजन वाला, थोड़ा सा साइंस वाला सवाल, एमिनो एसिड उसके साथ जोड़ करके। एक सवाल कार्बन डाइऑक्साइड और उससे करंट से जुड़ा हुआ जो भी क्लाइमेट चेंज आपने पढ़ा है इस साल, उसको अच्छे से तैयार करिएगा। COP28 ही तो तैयार करना है, और क्या तैयार करना है कि नहीं? COP28 को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, वो करंट का इस साल का हो जाएगा। नहीं सवाल आएगा तो आके पूछिएगा, और आ गया तो मैंने कहा है कि COP28 तैयार करिएगा। क्लियर? हर साल आता है COP26, COP27 से हर साल सवाल आता है, तो COP28 से क्यों नहीं आएगा? आएगा, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जुड़ा ही होगा उससे। तो COP28 अच्छे से तैयार करिएगा। सारा मसला क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस का है। कुछ चीजों के बारे में चर्चा करता हूं आपसे। कुल मिला के गैस वाला मसला सॉल्व हुआ। दूसरा है जलवाष्प। क्या वायुमंडल में जलवाष्प होना चाहिए? वर्षा कैसे होगा? ओलावृष्टि कैसे होगा? बर्फ कैसे गिरेगा? है कि नहीं? इन सब के लिए क्या होना चाहिए? जलवाष्प होना चाहिए। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 0 से 5% के बीच में, या 1 से 5% के बीच में वैरी करता है। जहां पर भारी वर्षा है, विषुवत रेखाई क्षेत्र, उसके कुल वॉल्यूम का मान लेते हैं कि वॉल्यूम है। इस वॉल्यूम में अगर हमने 1 किलो हवा भरा, 1 किलो एयर डाला, तो उसमें 5% से ज्यादा जलवाष्प की मात्रा नहीं होती। मैक्सिमम होगा तो 5%, 4 से 5%, मैक्सिमम हुआ तो 5%, उससे ज्यादा नहीं। 5% का मतलब क्या हुआ? 1000 ग्राम में 5 ग्राम, नहीं 50 ग्राम। 100% में या 100 ग्राम में 5 ग्राम, तो 1000 ग्राम में 50 ग्राम। तो कुल मिलाकर के 1 लीटर में ज्यादा से ज्यादा कितना पानी हो सकता है? 50 ग्राम। लेकिन यही 50 ग्राम पानी सब कुछ करता है, बाढ़ लाता है। यही पानी क्या करता है? ओलावृष्टि करता है,
इसी से मूसलाधार वर्षा होती है, इसी से कम वर्षा होती है। वर्षा का हर फॉर्म इसी से जुड़ा हुआ है। तो जलवाष्प क्या इंपॉर्टेंट जलवायु के पॉइंट ऑफ व्यू से पक्ष है। दुनिया के शुष्क इलाके, अर्ध शुष्क इलाके, भारी वर्षा वाले क्षेत्र किससे निर्धारित हो रहे हैं? जलवाष्प से। क्या जलवाष्प एक ग्रीन हाउस गैस है? जलवाष्प एक ग्रीन हाउस गैस भी है ना। लघु तरंगों के लिए ओपन होता है, दीर्घ तरंगों को ट्रैप करता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में वायुमंडल को गर्म करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर आपको ध्यान होगा तो हमने भू आकृति के विज्ञान में होंगा टोंगा के बारे में चर्चा किया था। क्या पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में उसकी कुछ भूमिका है? सेम पॉइंट यहां से उसको ऐड कर लीजिएगा। तो इसका मतलब है कि देखा जाए तो एक इंपॉर्टेंट गैस कौन सा हो गया? जलवाष्प। ठीक है, इसकी समझ बनी? क्या वर्षा के हर फॉर्म के लिए यही जिम्मेदार है? वर्षा के हर फॉर्म के लिए और कौन जिम्मेदार होगा जलवाष्प के अलावा? हाँ, वर्षा किसी भी फॉर्म में हो, वर्षा का मतलब है चाहे पानी के रूप में हो, चाहे बर्फ के रूप में है, चाहे सहीम वर्षा हो, दोनों का मिक्सचर हो, सबके लिए क्या होना चाहिए? जलवाष्प होना चाहिए। उसका संघनन किसी का 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो गया, किसी का 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो गया। 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो गया तो बर्फ बन गया, 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो गया तो पानी बन गया। यही है ना कुल मिला करके। लेकिन स्रोत क्या होगा? जलवाष्प। अब इसी में अगर देखा जाए कि ये जो जलवाष्प है इससे वर्षा करानी है, तो वर्षा करानी है तो क्या धूल के कणों की जरूरत पड़ेगी? हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, आर्द्रताग्राही ना, पहले अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं। धूल के कण, आर्द्रताग्राही नाभिक, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। एक वायु है अति संतृप्त अवस्था में पहुंच सकता है, मतलब एक वायु है, एक तापमान होगा निश्चित, उस तापमान में आर्द्रता ग्रहण करने की उसकी एक निश्चित क्षमता होगी, जिसको हम कह सकते हैं आर्द्रता का सामर्थ्य, कि उस पार्टिकुलर तापमान में आर्द्रता ग्रहण करने की उसकी एक निश्चित क्षमता होती है। उस निश्चित क्षमता से वो वायु ज्यादा आर्द्रता रख सकता है अगर वायुमंडल में धूल के कणों की मात्रा कम। वर्षा ही नहीं होगी, वर्षा होने की पॉसिबिलिटी ही नहीं होगी अगर धूल के कण नहीं हो, क्योंकि संघनन की क्रिया के लिए, कंडेंसेशन की क्रिया के लिए, यानी कि जलवाष्प की पानी की बूंदों में तब्दील होने के लिए वायुमंडल में कुछ आधार स्तंभ चाहिए, कुछ बेस चाहिए जिसमें वो जलवाष्प पानी की बूंद बन सके। कोई एक बेस चाहिए। वो बेस कौन प्रोवाइड करता है? धूल के कण। इसलिए हर पानी की बूंद के केंद्र में क्या होता है? धूल के कण। क्लियर है? तो इस संदर्भ में क्या धूल के कण पॉजिटिव हैं? सुबह और शाम को लाल रंग देखते हैं ना, लालिमा वाला, उसका कारण भी धूल के कण स्कैटरिंग करते हैं। तो सुबह जाते हैं, वाह, है ना, सूर्योदय हो रहा है, लाल रंग नजर आ रहा है, और शाम के समय अकेले जाते हैं, है ना। कहने का मतलब ये है, द पॉइंट इज कि वो जो एक प्रकृति में, नेचर में जो ब्यूटी है, जो सुंदरता है, उसको जो हम अप्रिशिएट कर पा रहे हैं, उसका मूल कारण क्या है? धूल के कण भी। तो उसके एक मतलब इसका एक पॉजिटिव रोल भी है ना। वर्षा नहीं हो पाता अगर आर्द्रताग्राही नाभिक नहीं होते। तो वर्षा कराने के लिए जलवाष्प का संघनन होना जरूरी है, और संघनन के लिए आधार होना जरूरी है। वो आधार कौन है? धूल के कण। तो इस संदर्भ में धूल के कण इंपॉर्टेंट होंगे। लेकिन इसके नेगेटिव पॉइंट भी है। जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज होगा तो अति होगा, अति होगा तो वो संकट भी होगा। तो अगर पार्टिकुलेट मैटर 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 10 है ना, अगर माइक्रोन साइज कहा जाता है, अगर इनकी मात्रा अपेक्षाकृत ज्यादा हो जाए वायुमंडल में तो एक संकट होगा, एक चुनौती होगा, हेल्थ हैजार्ड होगा, स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से, लंग्स के इन्फेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम होगा। लेकिन क्या धूल के कणों की जरूरत है? तो हाँ। तो तीनों का एक पॉजिटिव पक्ष समझ में आ गया कि वायुमंडल 3 चीजों का बना हुआ है, गैसेस, जल के वाष्प, जलवाष्प और धूल के कण। सबकी अपनी अपनी एक नियत भूमिका है, उनको वो निभाना है। अगर वो नहीं होगा तो हमारे वायुमंडल में कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। अगर इनकी मात्रा में बदलाव होगा, चेंजेस होंगे, बढ़ेंगे, तो इसी को हम प्रदूषण कहेंगे। किसी भी चीज का अति क्या होगा? वो प्रदूषण कहलाएगा। तो अगर इसमें CO2 की मात्रा होगी तो प्रदूषण मानव निर्मित कारकों से जनरली वो ऐड हो रहा होगा, वायुमंडल के संगठन में बदलाव हो रहा होगा। अगर जलवाष्प को देखें तो जलवाष्प हमको चाहिए, लेकिन अति होना, होंगा टोंगा वाला क्या कर रहा है? अपेक्षाकृत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अभी देखेंगे कि ध्रुवी भंवर कर लिया आप लोगों ने? ध्रुवी भंवर वाला टॉपिक नहीं, इन्वायरमेंट वाली क्लास में, ठीक है। अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र बड़ा हो रहा है, और बड़ा हो रहा है तो उसका एक कारण है होंगा टोंगा का विस्फोट। और जब भी जलवायु का विस्फोट, ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो 3 चीजें निकलती हैं उससे। एक निकलता है मैग्मा, दूसरा निकलता है गैसेस, विभिन्न प्रकार के गैसेस, प्लस धूल के कण, प्लस जलवाष्प, और तीसरा कुछ चट्टान के टुकड़े।
जो होंगा टोंगा है वो दुनिया के सबसे बड़े ज्वालामुखियों में से एक है। तो जो विस्फोट हो रहा है उससे लार्ज अमाउंट में डस्ट पार्टिकल्स भी वायुमंडल में जा रहे हैं और रिलीज हो रहे हैं, और ये अंटार्कटिका के ज़्यादा करीब है। और ज़्यादा करीब है तो ऐसी स्थिति में अंटार्कटिका के ओजोन क्षरण का एक कारण ये भी है। क्लियर है? तो इसका मतलब है कि किसी भी चीज़ का अति अच्छा नहीं है। तो वायुमंडल के संगठन के बारे में एक समझ बनी कंपोजिशन के संदर्भ में। अब यूपीएससी जितना मैंने आपके साथ चर्चा किया, क्या वायुमंडल के संगठन में परिवर्तन प्रदूषण कहलाएगा? तो वायु प्रदूषण क्या होगा? वायु प्रदूषण में अगर CO2 की मात्रा बढ़ा दें तो क्या CO2 H2O के साथ रिएक्ट करेगा? क्या बनाएगा? H2CO3, जिसको सल्फ्यूरिक नहीं, कार्बोनिक एसिड है ना, कार्बन का अम्ल बनाएगा। अगर सल्फर है, जो हम गाड़ियां चलाते हैं, पेट्रोल जलता है, डीजल जलता है, तो उससे सल्फर भी रिलीज होता है, और सल्फर रिलीज होगा तो सल्फर वायुमंडल में जाएगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर ऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ट्राईऑक्साइड, ऐसे करके अलग अलग चीज़ें बनाएगा। और वो पानी के साथ रिएक्ट करके, जो वायुमंडल में जलवाष्प है उसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? H2SO4, जिसको हम क्या कहेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड है और जिस चीज़ पे गिरेगा उसको कुरेद देगा, उसको अपर्दन कर देगा। तो ऐसी स्थिति में क्या है? सल्फर कैसे गया वायुमंडल में? CO2 की मात्रा कैसे बढ़ी? उसका मूल कारण क्या मानवीय गतिविधियां हो सकती हैं? इसी को हमने प्रदूषण कहा है। अब इसी प्रदूषण में एक तर्क क्या हो गया? ग्लोबल वार्मिंग का। जो गैसों का लिस्ट हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, ये क्या है? सुपर ग्रीन हाउस गैस है। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल अपेक्षाकृत ज्यादा है। इन सब का उत्सर्जन कैसे हुआ? मानव गतिविधियों के द्वारा तेज हो रहा है। तो अगर ये अपेक्षाकृत तेज गति से वायुमंडल में रिलीज हो रहे हैं तो क्या इन्हीं को हम ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे? और ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के संदर्भ में आपके सामने बात ही रखे कि ये सारी गैसेज जो है मानव निर्मित गतिविधियों से वायुमंडल में रिलीज हो रहे हैं और इनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ज्यादा है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? SF6 सुपर ग्रीन हाउस गैस है। यह अत्यंत ज्यादा वायुमंडल को गर्म करने की क्षमता रखता है। जी सर, रिसेंटली हम लोगों ने IQ एयर इंडेक्स हम लोग का 2015 में आया था। 2015 के बाद लास्ट वीक आया है। तो 2015 में सिंपली एक यूपीएससी क्वेश्चन किया, 2016 में क्वेश्चन किया था कि IQ एयर इंडेक्स को प्रभावित करने वाली गैसें कौन कौन सी होती हैं। पर्यावरण के पॉल्यूशन वाली क्लास में नहीं किए? तो किए सर, पर उसके बाद जैसे अभी आया, तो करंट उसमें में जी जी क्वेश्चन आया तो उसमें 2-3 गैसेस, 4-5 गैसेस थे, उनमें से 3 देखने थे कौन कौन से प्रभावित करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वायुमंडल में प्रदूषण में गैसें और गैसों का प्रभाव, जैसे पहले हो सकता है, बिल्कुल SO2, NO2 और O3 का प्रभाव था बहुत ज़्यादा। अभी जैसे रिपोर्ट आया है तो गैसों का प्रभाव बढ़ सकता है, घट सकता है क्या? बढ़ सकता है, घट कि अब कौन, अगर उनकी मात्रा बढ़ेगी तो उनका जो क्षमता है, प्रतिशत है अपेक्षाकृत प्रदूषण फैलाने का, तो बढ़ेगा ना, क्योंकि उनका हिस्सा बढ़ रहा है। तो जैसे 2015-16 में जो क्वेश्चन में वो ऐसा नहीं हो सकता कि 21-22 में वही आंसर चेंज भी हो सकते हैं ना उसके गैसों के? देखिए, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स बनता है 8 गैसों के आधार पे। तो वो 2015 में भी 8 गैस इकट्ठे किए जा रहे थे और आज भी मानक वही है। तो अगर पूछेगा, ऐसा सवाल पूछेगा कि इनमें से किस किस गैसों का इस्तेमाल नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स बनाने के लिए किया जाता है, तो सवाल तो सेम ही हो गया। लेकिन अगर करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात समझ में आए कि वायुमंडल में सल्फर की मात्रा बढ़ गई है, या वायुमंडल में नाइट्रस ऑक्साइड बढ़ गया है, या वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है, तो इसका मतलब है कि ये ज़्यादा संकट को बता रहा है। मतलब ज़्यादा संकट को मतलब है अम्ल वर्षा होने की संभावना बढ़ जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से हैजार्डस है, तो वैसी स्थिति में उस पर सवाल पूछा जाएगा। लेकिन अगर कहा जाए नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में 8 गैसें हैं, तो पहले भी वही 8 था और आज भी वही 8। अगर वो सवाल होगा तो मतलब ऐसा सवाल रिपीट होगा तो सेम ही होगा। बढ़े आगे। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। अब इसी में पॉइंट को समझते हैं, ओजोन। ठीक है, ओजोन के बारे में आपने चर्चा कर लिया है, पर्यावरण की क्लास में किए हैं। अगर किए हैं तो ईमानदारी से बताइए, उससे क्या होगा कि थोड़ा समय बचेगा तो मैं कहीं और उसका इस्तेमाल कर दूंगा। किए हैं? तो O3 क्या है? O3 को हमने कहा ओजोन। ट्राई एटॉमिक फॉर्म है ऑक्सीजन का, 3 एटम्स जुड़े हुए हैं। ऑक्सीजन में एक O को जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा? O3। क्या O3 स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है? स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम उसको इनहेल करते हैं तो हमारे लिए हानिकारक है, लंग इन्फेक्शन को जन्म देता है। लेकिन यही O3 अगर वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में हो तो क्या पृथ्वी पे जीवन के लिए अच्छा है? अच्छा है। तो क्या ओजोन गुड भी है और बैड भी है? दोनों है। ऐसा स्टेटमेंट होगा तो ठीक होगा। ऊपरी वायुमंडल में जो ओजोन है, क्या उसको गुड ओजोन कहेंगे? और निचले वायुमंडल में जो ओजोन है उसको बैड ओजोन कहेंगे। तो गुड और बैड ओजोन लोकेशन पे डिपेंड करेगा कि वो अच्छा है या खराब है।
अगर समताप मंडल में है तो अच्छा है, और क्षोभ मंडल में है तो चुनौतीपूर्ण है, हेल्थ हैजार्ड है। क्लियर है? ओजोन, क्या ओजोन को बचाया जाना चाहिए? क्या ओजोन को बचाने के लिए विशेष प्रयास करने चाहिए? यहां पर क्लास में आपको क्या बताए थे, अंटार्कटिका में ओजोन होल का छिद्र बड़ा हो रहा है या कम पड़ रहा है? क्लास में बताए थे कि कम हो रहा है, लेकिन अब क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। क्लियर है? तो ध्यान रखना है कि जो करंट रिपोर्ट्स हैं वो इसी बात को बता रहे हैं, या उसी बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी बताते हैं, कुल मिलाकर के करंट रिपोर्ट्स यही बता रहे हैं कि वायुमंडल में जो अंटार्कटिका का ओजोन है, वो ओजोन होल रिपेयर हो रहा था लगातार, है ना, संकुचित हो रहा था, अब दोबारा से विस्तारित हो रहा है। तो अगर अभी कहेगा कि विस्तारित हो रहा है तो स्टेटमेंट ठीक होगा, कहेगा कि संकुचित हो रहा है तो स्टेटमेंट गलत होगा। क्यों होगा, अभी चर्चा आपसे करते हैं। तो ओजोन क्षोभ मंडल में धरातलीय ओजोन कहलाएगा, ये संकट वाली स्थिति होगी, और अगर वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में होगा या समताप मंडल में होगा तो गुड ओजोन होगा। ओजोन प्लांट्स के विकास के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, प्लांट वनस्पति के विकास के लिए वो अच्छा नहीं है। देखिए, प्लांट्स जो होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया के माध्यम से ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और फोटोसिंथेसिस की क्रिया के होने के लिए उनको CO2 को अवशोषित करना पड़ता है। उनके पत्तों पे स्टोमेटा होता है जो खुलता है बंद होता है, उस खुलते बंद होने की प्रक्रिया में सूर्य की रोशनी को ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करते हैं तो वो हीट का सोर्स का काम करता है, बर्नर का काम करता है। जड़ों से जो मिनरल्स आया हुआ है, पोटाशियम आया, आयरन आया, जो अलग अलग मिनरल्स पहुंचे हुए हैं, उनको ये स्टोमेटा पे पकाया जाता है, और पकाया जाता है, जो पत्तियों की स्टोमेटा खुलते हैं तो सूर्य की रोशनी उसमें एंटर करता है, और पेड़ पौधे सोचते हैं कि वो रोशनी एंटर करेगी जिसमें ऊर्जा की मात्रा कम हो, 7 रंग एंटर करेंगे। लेकिन इसकी जगह अगर ओजोन गैस एंटर कर जाए, O3, या ऐसा समझ लीजिए कि ओजोन नाम का गैस नहीं है, ऊपर उसका क्षरण हो गया है, तो पैराबैग्निक किरणों को आने से रोक नहीं पाएगा, नहीं रोक पाएगा तो स्टोमेटा में डायरेक्ट हिट करेंगे तो उसका स्टोमेटा, खाना जो है उसमें न्यूट्रिशन है ना, अगर खाने को ज्यादा पका दें तो न्यूट्रिशन खराब हो जाएगा कि रह जाएगा, जल जाएगा। तो पेड़ पौधों में जो न्यूट्रिशन, जो जड़ों ने मेहनत करके ऊपर तक पहुंचाया है जाइलम और फोलम के माध्यम से, वो न्यूट्रिशन जल जाएगा, और जल जाएगा तो वो भोजन में न्यूट्रिशन की मात्रा नहीं रहेगी तो प्लांट धीरे धीरे करके नष्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या O3 डेंजरस है? वनस्पति खत्म तो जीव जंतु खत्म, जैव विविधता का ह्रास हो जाएगा। तो पृथ्वी पे जीवन के नष्ट होने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पैराबैग्निक किरणें पहुंचती हैं तो संकट की स्थिति होगी। तो क्या इनको रोकने का काम करता है O3? इस संदर्भ में पृथ्वी में जीवन को बचाए रखने में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। अभी थोड़ा और इसके बारे में चर्चा करते हैं। ओजोन का क्षरण करने वाले सब्सटेंस को क्या कहते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अभी चर्चा करते हैं समताप मंडल वाले टॉपिक में। कुल मिलाकर के पॉइंट ये है कि वायुमंडल में क्या परिवर्तन हो रहा है, और वायुमंडल में परिवर्तन हो रहा है तो कुछ ग्रीन हाउस गैसेज में परिवर्तन हो रहा है, कुछ ओजोन को लेकर के परिवर्तन हो रहा है, और फिर उसके कुछ प्रभाव हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें कुछ रिपोर्ट्स के बारे में हो सकता है यूपीएससी आपसे, मतलब करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, चूंकि ये टॉपिक न्यूज में है, क्योंकि वायुमंडल के संगठन में परिवर्तन होगा तो क्लाइमेट चेंज कहलाएगा, और क्लाइमेट चेंज कहेगा तो समय समय पे आपको कुछ न्यूज देगा। जैसे द स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2022 अभी 2023 में पब्लिश हुआ, किसके द्वारा? UNEP के द्वारा। ये क्या कह रहा है? ये रिपोर्ट समग्र रूप से कह रहा है कि महासागरीय सतह के 58% भाग पर 2022 के दौरान कम से कम एक समुद्री हीट वेव का फेनोमेना, कि अगर समुद्र का कुल एरिया 100 एकड़ है तो उसके कम से कम 58 एकड़ एरिया में हीट वेव चल रहा है। 5 से 7 डिग्री सेल्सियस का तापमान उसका कम से कम 3 से 5 दिनों तक बढ़ा हुआ है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे क्या बात कहा था कि दुनिया में अधिकतर जीव जंतु अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने की क्षमता नहीं रखते। हमको गर्मी लगने लगेगा तो हमारे शरीर से पसीने निकलने लगेंगे ताकि एक्स्ट्रा हीट को रिलीज कर दिया जाए, ताकि बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल रहे। लेकिन दुनिया के अधिकतर जीव जंतु ऐसा कर पाने में सक्षम नहीं है। तो 5 से 7 डिग्री सेल्सियस का अगर तापमान किसी समुद्र में बढ़ जाता है तो समुद्र में जो भी वनस्पति होगा या खास करके जो मछलियां होंगी वो उस तापमान को सह नहीं पाएंगी। तो लार्ज स्केल पे क्या होगा? उस पूरे क्षेत्र में मछलियां मरी हुई मिलेंगी। क्यों? अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर, या तो इस स्थान को छोड़ करके कहीं और चले जाएं, है ना। और जो सूर्य की रोशनी में रहते हैं वो सूर्य की रोशनी में रहते हैं, उनको अंधेरा पसंद नहीं है, तो नीचे भी नहीं जा सकते। तो अगर वो क्षेत्र बड़ा हुआ और लंबे समय तक तापमान बढ़ा रहा तो जैव विविधता का ह्रास करेगा। ऐसा हीट वेव का फेनोमेना हम देख रहे हैं। एक रिपोर्ट कहता है, कौन सा? द स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2022। कौन पब्लिश करता है? UNEP।
2022 में वैश्विक औसत तापमान, जलवायु परिवर्तन का, क्लाइमेट चेंज का डिबेट क्या है? 1850 की तुलना में बाय 2100 पृथ्वी का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस 1850 की तुलना में नहीं बढ़ना चाहिए। यही है ना कुल मिलाकर के प्रयास। पेरिस क्लाइमेट चेंज का कमिटमेंट 2015 का यही है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा विश्व का तापमान जो 1850 में तापमान था उससे मैक्सिमम कितना बढ़ना चाहिए? 1.5। और कितना बढ़ चुका है? 1.1। तो बचा कितना है? 0.4। वो तो हम बढ़ा ही देंगे 10-15 साल में, तो टारगेट पहले अचीव हो गया नहीं? तो एक संकट की स्थिति है कि नहीं? ये संकट की स्थिति, रिपोर्ट यही बात कह रहा है। 3 मुख्य ग्रीन हाउस गैसेज इसके लिए जिम्मेदार हैं। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। ग्रीन, इसका पोटेंशियल देखा था आपने? ये 3, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और ये, तो तीनों में ग्रीन हाउस पोटेंशियल किसका सर्वाधिक है? नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, ऐसा रिपोर्ट कह रहा है कि रिपोर्ट ने इसके बारे में चर्चा किया, तो थोड़ा आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए। ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन है ना, ये कौन पब्लिश करता है? यूएनईपी। ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन का मतलब है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस की मात्रा बढ़ रही है या कम हो रही है ना। दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन को लेकर के प्रयास चल रहे हैं, तो CO2 की मात्रा कम होनी चाहिए कि बढ़नी चाहिए? कम होनी चाहिए। 2022 में CO2 की सांद्रता का वैश्विक औसत 417 पार्ट्स पर मिलियन था, कि 1 मिलियन में जो विभिन्न गैसें का प्रतिशत है उसमें से CO2 कितना है? 417 है ना। यह पूर्व औद्योगिक स्तर से 150% ज्यादा है। 150% ज्यादा है का मतलब है कि पहले कितना होगा? 150 से 200 था। 1850 के आसपास पार्ट्स पर मिलियन, अगर 1 मिलियन कण है ऑक्सीजन के जितने भी गैसेस है सबको मिला करके, उसमें से CO2 की मात्रा कितनी थी? 150 से 200, और अभी कितनी पहुंच गई है? 417। क्लियर है? तो इसका मतलब है कि अलार्मिंग स्थिति है। पिछले 150-200 सालों में हमने लगभग 150 गुना इसको इंक्रीज कर दिया। 2022 में, अब इस प्रॉब्लम को समझिए, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड की सांद्रता में पूर्व औद्योगिक स्तर की तुलना में 264 और 124% की वृद्धि हुई। क्या इन दोनों का ग्रीन हाउस पोटेंशियल ज्यादा है? और देखिए हमने इसको लगातार बढ़ा रहे हैं, तो क्या विश्व के लिए एक संकट है? तो जिनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ज्यादा है इनको तो डेफिनेटली कम करने की जरूरत है। अगर इसकी मात्रा बढ़ती है तो CO2 को हम कम करते रहें और पता चला कि ये सब बढ़ गए, SF6 बढ़ गया, तो वही हो गया, सारा मामला बराबर हो गया। तो इनको साधने की जरूरत है। क्लियर है? तो एक आध दो रिपोर्ट इसके साथ ही साथ जो भी रिपोर्ट्स हैं ग्रीन हाउस गैसेस को लेकर के या उसको लेकर के जो चेतना जगाने की कोशिश यूएनईपी कर रहा है, उससे हो सकता है कि यूपीएससी करंट के साथ जोड़ करके आपसे सवाल पूछे। तो थोड़ा सा करंट के साथ जोड़ करके इस टॉपिक को तैयार करिएगा। करंट का मतलब क्या हो गया? मई 2023 से लेकर के करंट अभी मिड मई तक का टॉपिक तैयार करिएगा, मिड मई 2024 तक का। क्लियर है? इसके बीच में जो भी करंट को लेकर के इश्यूज बन रहे हैं उसको तैयार करिएगा, हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बता ही दिए, कौन कौन से गैसेज हैं इसके बारे में चर्चा आपसे कर ही दिए हैं, है ना। तो कुल मिलाकर के वायुमंडल का जो संगठन है, कंपोजिशन है, उसका एक डायनामिक टॉपिक कहाँ निकल के जाता है? क्लाइमेट चेंज तक। अब क्लाइमेट चेंज आपने पढ़ा होगा तो बस वहां लिख लीजिएगा कि अच्छे से और बहुत अच्छे से क्या तैयार करना है? कॉपर टाइल्स। ठीक है, पूरे अच्छे से पूरे शिद्दत के साथ, कुछ है नहीं, 2-3 पन्ने का है, अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली उससे सवाल आएगा। ठीक है, तो अच्छे से तैयार करिएगा कि कमिटमेंट क्या है, कार्बन को लेकर के चर्चा क्या है, मीथेन को लेकर के चर्चा क्या है, लॉस एंड डैमेज फंड क्या है, जो भी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं उसकी एक समझ आपकी होनी चाहिए। बढ़े आगे। तो ये था कंपोजिशन वाला टॉपिक। दूसरा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की संरचना, कि हम जहां सतह पे खड़े हैं, इस सतह से जैसे जैसे हम ऊपर चलते चले जाते हैं, वायुमंडल का संरचना समान होता है या उसमें परिवर्तन होता है। तो जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ा वैसे वैसे हमको समझ बढ़ी कि वायुमंडल एक जैसा नहीं है, इसके विभिन्न परतें हैं, इसके विभिन्न लेयर्स हैं। इन्हीं लेयर्स को विभिन्न नाम दिए गए। सबसे नीचे वाले लेयर का क्या नाम रखा गया? क्षोभ मंडल। उसके ऊपर समताप मंडल, उसके ऊपर मध्यमंडल का दूसरा नाम बताए थे, उसके ऊपर है आयन मंडल। मध्यमंडल के ऊपर कौन सा है? थर्मोस्फेयर, ताप मंडल, और यहां पर है आयन मंडल, और उसके बाहर एक्सोस्फेयर, बाह्य मंडल। मध्यमंडल को इग्नोरोस्फेयर बताए थे, क्लास में बोले थे ना एक बार, इग्नोरोस्फेयर। इग्नोर मतलब है बहुत ज्यादा इसके बारे में मालूम नहीं है, नहीं मालूम है तो इग्नोर कर दिया गया है, इग्नोरोस्फेयर के नाम से भी जाना जाता है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा इसकी समझ नहीं। तो क्षोभ मंडल
समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, और ताप मंडल में ही आयन मंडल है, और उसके ऊपर क्या है, बाह्य मंडल है। क्लियर है? यूपीएससी इसके बारे में कुछ सवाल पूछेगा, बेसिक सवाल भी पूछ सकता है, करंट के साथ जोड़ करके भी सवाल पूछ सकता है। क्या क्षोभ मंडल बदल रहा है? उसका कंपोजिशन बदल रहा है ना, तो क्लाइमेट चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या समताप मंडल में कुछ परिवर्तन हो रहा है? तो समताप मंडल में कौन सा गैस है? ओजोन गैस। तो यूपीएससी आपसे सवाल पूछेगा। क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान बढ़ता है कि तापमान कम होता है? तो स्टेटमेंट है कि क्षोभ मंडल में जैसे जैसे ऊंचाई पे बढ़ते हैं वैसे वैसे तापमान कम होता है। इसका रीजनिंग क्या है, क्यों कम होता है? आर कहेगा ना रीजनिंग, क्यों कम होता है? क्यों? क्योंकि वायुमंडल का घनत्व कम होता चला जाता है। क्लियर है? ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडल का घनत्व कम होता चला जाता है। तो निचले वायुमंडल का घनत्व ज्यादा है, ऊपरी वायुमंडल का घनत्व कम है। तो अगर ज्यादा वायु नीचे है तो अवशोषण भी तो नीचे ही ज्यादा होगा ना। ऑक्सीजन है, CO2 है, ये जो मीथेन है, SF6 है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये सब क्या कर रहे होंगे? ये वायुमंडल से या वायुमंडल में जो लौटता हुआ तरंग है, जिसको हम पार्थिव तरंगे, पार्थिव विकिरण कह सकते हैं, उसका अवशोषण ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि निचले वायुमंडल में घनत्व अपेक्षाकृत ज्यादा है, और जैसे जैसे ऊपर चलते चले जाएंगे घनत्व कम होता चला जाएगा, और घनत्व कम हो जाता जाएगा तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आती चली जाएगी। ये किस ऊंचाई तक होगा? ये किस ऊंचाई तक होगा? क्षोभ सीमा तक। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आती चली जाएगी, किस सीमा तक? क्षोभ सीमा तक। तो ट्रोपो का मतलब क्या होता है? ट्रोपो एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है जोन ऑफ मिक्सिंग, एक ऐसा क्षेत्र जहां पर लगातार मिक्सिंग हो रही है। और मिक्सिंग का कारण क्या है? मिक्सिंग का कारण है संवहनीय प्रक्रिया है। मिक्सिंग का कारण क्या है? संवहन की क्रिया, कि नीचे का वायु गर्म हुआ, गर्म होकर के ऊपर उठा तो जाकर के ठंडा हो गया क्योंकि फैल गया, घनत्व तो कम था, और फिर ऊपर जाकर के ठंडा हुआ तो फिर नीचे बैठा, फिर नीचे से ऊपर आया। तो नीचे आया तो गर्म हुआ, ऊपर गया तो ठंडा। तो क्या लगातार ये प्रक्रिया चल रही है? तो क्या हम कह सकते हैं जोन ऑफ मिक्सिंग, लगातार वायु में मिक्सिंग हो रही। तो जो जोन ऑफ मिक्सिंग है उसको हमने क्या नाम दे दिया? क्षोभ मंडल। और जहां पर मिक्सिंग रुक गई, एक ऐसा पॉइंट होगा ना जहां तक मैक्सिमम हवा ऊपर जा सकती है, और उस पॉइंट पर जाने के बाद वो अत्यंत ठंडी हो गई, और ठंडे होने के बाद घनत्व बढ़ा, भारी हुआ, भारी होकर के अब उसके ऊपर नहीं जा पाएगा तो वहां से नीचे बैठेगा। तो कोई एक मैक्सिमम पॉइंट होगा जहां तक ऊपर जा पाएगा, उसको क्या कहेंगे? क्षोभ सीमा। क्लास में कराए थे क्षोभ सीमा, किया था हम लोगों ने। क्षोभ सीमा की ऊंचाई विषुवत रेखा पे ज्यादा होती है, ध्रुवों पे? विषुवत रेखा पर बताए थे। तो क्षोभ सीमा की ऊंचाई विषुवत रेखा पे ज्यादा होगी। ये एक स्टेटमेंट है, असर्शन है, ए है। रीजनिंग क्या है? क्यों? क्योंकि वायु ज्यादा गर्म होती, और ज्यादा गर्म वायु ज्यादा ऊपर तक उठेगी, और संवहन की क्रिया ज्यादा ऊंचाई तक होगी। कहां पर? विषुवत रेखा पे। और ध्रुवों की तरफ बढ़ते चले जाएंगे तो वायु का तापमान कम होता चला जाएगा, तो उसके संवहन की क्रिया अपेक्षाकृत कमजोर है, तो इसलिए उसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं हो पाएगी। तो क्षोभ सीमा की ऊंचाई सभी अक्षांशों पे समान नहीं है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ते चले जाएं तो क्षोभ सीमा की ऊंचाई कम होती चली जाती। 18 से या 17 से 18 किलोमीटर इसकी ऊंचाई कहां होती है? विषुवत रेखा पे। और ध्रुवों की तरफ रह जाए तो केवल 8 से 9 किलोमीटर रह जाती, 8 से 9 किलोमीटर रह जाता है। क्लियर है? तो ऐसी स्थिति में क्षोभ सीमा जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, मिनिमम टेम्परेचर, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्षोभ मंडल में तापमान बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा, क्योंकि वायुमंडल का घनत्व कम होता चला जाए। तो हमको मालूम है कि विषुवत रेखा पे ऊंचाई ज्यादा है और ध्रुवीय क्षेत्रों पे ऊंचाई कम है। तो क्षोभ सीमा का मिनिमम टेम्परेचर कहां रिकॉर्ड किया जाएगा? विषुवत रेखा पे या ध्रुवों पे? क्षोभ सीमा का मिनिमम टेम्परेचर, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर कम होगा, बताए थे। कहां पर? भूमध्य रेखा पे। याद रहेगा? क्यों? 17 किलोमीटर ऊंचा जाना है, और यहां पर केवल 8 से 9 किलोमीटर। और सामान्य तापपतन दर क्या कहता है? 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर। तो इसका मतलब है कि ध्रुवों पे अगर नीचे -30 डिग्री टेम्परेचर है, सपोज करते हैं, तो 7 से 8 किलोमीटर पे -56 और ऐड कर लेंगे उसमें, 8 7 या 56, तो -86 हो जाएगा। यहां पर मान लेते हैं 20-25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, और कहां तक जाना है? 18 किलोमीटर तक। तो 18 × 5 = 90, तो यही हो गया।
और उसमें भी आधा आधा और जोड़ लीजिए तो ज़्यादा हो गया अपेक्षाकृत, तो मिनिमम टेम्परेचर क्या होगा, -60 से ज़्यादा हो जाएगा। मतलब अपेक्षाकृत विषुवत रेखा पे, विषुवत रेखा के ऊपर जो क्षोभ सीमा है वहां पर सबसे मिनिमम टेम्परेचर दर्ज किया जाता है ध्रुवीय क्षेत्रों की तुलना में। अगर यूपीएससी इसका उल्टा लिखेगा कि ध्रुवीय क्षेत्रों पे जो क्षोभ सीमा होता है वहां पर मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है विषुवत रेखा की तुलना में, तो स्टेटमेंट गलत होगा। क्लियर है? क्या एक ढाल वाला लेयर है ये क्षोभ सीमा या सीधी सीमा है? ढाल वाला लेयर है ना। विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ ऊंचाई कम होती चली जाती। क्लियर है? क्या वायुमंडल का मैक्सिमम हिस्सा क्षोभ सीमा में होगा? अगर वायुमंडल का कुल वजन 100 किलो है, अगर 100 किलो है तो मैक्सिमम इसका वजन कहां पर होगा? क्षोभ मंडल में। क्लियर हो गया? वायुमंडल का मैक्सिमम हिस्सा यहां पर है। अब ये बताइए, क्या वर्षा होने के लिए वायु का ऊपर उठना जरूरी है? वर्षा मतलब कोई भी वर्षा हो, चाहे बादल फटना हो, चाहे मूसलाधार वर्षा हो, चाहे रिमझिम वर्षा हो, चाहे बर्फ गिरे, चाहे ओलावृष्टि हो, चाहे कुछ भी सही वर्षा हो, पानी भी और बर्फ दोनों गिर रहे हैं, क्या इन सब के होने के लिए जलवाष्प का होना जरूरी है? और जलवाष्प कहां पर है? मैक्सिमम क्षोभ मंडल में। तो वायुमंडल से जुड़े हुआ जितना भी वेदर फेनोमेना है वो उसके लिए कौन सा मंडल जिम्मेदार है? क्षोभ मंडल। क्योंकि वायुमंडल में वेदर फेनोमेना के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, तापमान और आर्द्रता। कौन कौन से? तापमान और आर्द्रता। और तापमान और आर्द्रता का मतलब क्या है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पॉइंट क्या है? माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट अगर है तो 8 साढ़े 8 किलोमीटर ऊपर है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ उसका तापमान कम होता चला जाएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब है कि तापमान को क्या प्रभावित क्षोभ मंडल करता है? किसी भी जगह विशेष में हम किस ऊंचाई पे हैं इससे निर्धारित होगा कि उसका तापमान क्या है। यानी कि आप दिल्ली में है तो गर्मी ज्यादा है और इसी समय मसूरी में होते तो आनंद आता। 1800 मीटर की ऊंचाई पे है और 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर पे तापमान कम हो जाता है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ। तो इमेजिन करें कि 1800 मीटर की ऊंचाई पे है और दिल्ली की ऊंचाई मान लेते हैं 250-300 मीटर है, तो 1500 मीटर ऊपर है ना, 6 डिग्री और 3 डिग्री और ऐड कर लें, कम से कम अभी मसूरी का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस कम होगा। तो अच्छा वेदर होगा। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि वायु का घनत्व कम होता चला जाता है। तो क्या क्षोभ मंडल जलवायु को प्रभावित कर रहा है? कर रहा है। क्या क्षोभ मंडल में ही संवहन की क्रिया होती है? 18 से 17 किलोमीटर, 8 से 9 किलोमीटर। और संवहन की क्रिया ही क्या वर्षा का कारण है? किसी भी कारण से वायु को ऊपर उठा दे, क्या तापमान कम होगा? और तापमान के कम होने से क्या उसकी सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ेगी? आगे चर्चा करेंगे सापेक्षिक आर्द्रता। सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ेगी और सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ गई तो वर्षा होने की संभावना प्रबल हो जाएगी। क्लियर है? ये सारी प्रक्रिया ऊपर उठने की कहां हो रही है? क्षोभ मंडल में। तो क्या जलवायु के दृष्टिकोण से, वेदर फेनोमेना के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण मंडल कौन सा हो गया? क्षोभ मंडल। वर्षा के सभी फॉर्म के लिए जिम्मेदार कौन है? क्षोभ मंडल। क्लियर है? क्लियर है? तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट मंडल कौन सा हो गया? क्षोभ मंडल। तो यूपीएससी आपसे सवाल पूछेगा क्षोभ मंडल के बारे में। सबसे निचली परत है, औसत ऊंचाई एक जगह पे 17 है, एक जगह पे 9 है, तो दोनों को डिवाइड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, 12-13 किलोमीटर आ जाएगा, है ना। औसत ऊंचाई ध्रुवों पर लगभग 8 किलोमीटर है और भूमध्य रेखा पे लगभग 17-18 किलोमीटर है। सिंपल है ये पॉइंट। प्रत्येक 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, या आप कहें कि प्रत्येक 1000 मीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। किसमें? सभी मंडल में या क्षोभ मंडल में? क्षोभ मंडल। क्लियर है? सभी वायुमंडलीय मौसमी घटनाएं कहां होती हैं? क्षोभ मंडल। तो वेदर फेनोमेना के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी मौसम में परिवर्तन हो रहे हैं, चक्रवात बने, सुपर चक्रवात बने, टाइफून बने, है ना, हरिकेन बने, सूखा पड़ जाए, प्रति चक्रवात हो जाए, कुछ भी हो, ये सब कहां बन रहे होंगे? क्षोभ मंडल में। तो वायुमंडल की जो भी क्रियाएं हो रही हैं, चाहे वर्षा हो, चाहे सूखा पड़े, चाहे ओलावृष्टि हो, इन सब के लिए सबसे महत्वपूर्ण मंडल कौन सा हो गया? क्षोभ मंडल हो गया। तो यूपीएससी कहेगा कि वायुमंडलीय दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण, जलवायु के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण क्षोभ मंडल है, तो स्टेटमेंट ठीक होगा। ठीक है? इस मंडल के ऊपर कौन सा मंडल है? समताप मंडल। और इसके बारे में आपने क्या पढ़ा है? समताप मंडल की ऊंचाई कहां से शुरू होगी? जहां से क्षोभ सीमा खत्म होगी। और इसकी ऊंचाई कहां तक जाती है? 50 किलोमीटर तक। और क्लास में ये बात रखे थे ना कि समताप मंडल की मोटाई ज्यादा कहां पर है? विषुवत रेखा पे या ध्रुवों पे? ध्रुवों पे। विषुवत रेखा पे कैसे? विषुवत रेखा पे तो 17-18 किलोमीटर, भूल गए, है ना। विषुवत रेखा पे तो 17-18 किलोमीटर है और ध्रुवों पे 8-9 किलोमीटर, और अपर लिमिट क्या है? 50।
तो एक जगह पे 8-9 किलोमीटर से शुरू होता है और 50 किलोमीटर तक जाता है, दूसरी जगह पे 17-18 किलोमीटर से शुरू होता है और 50 किलोमीटर जाता है। तो समताप मंडल की मोटाई ज्यादा कहां पर होगी? ध्रुवों पे, और विषुवत रेखा पे इसका स्तर अपेक्षाकृत पतला होगा। सिंपल है ये। क्या ये मंडल जलवायु के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है? जलवायु के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है या नहीं? जलवायु के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जीवन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण? क्या कुछ जलवायु के फेनोमेना महत्वपूर्ण यहां पर होते हैं? तो बहुत कम होते हैं। पक्षाभ मेघ होते हैं। क्या भारी वर्षा करते हैं? क्लियर है? तो जलवायु के दृष्टिकोण से सप्ताह मंडल की क्या कोई महत्वपूर्ण भूमिका है? नगण्य है। थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अगर कहा जलवायु के दृष्टिकोण से कोई खास भूमिका नहीं। लेकिन पृथ्वी पे जीवन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या समताप मंडल की महत्वपूर्ण भूमिका है? तो हाँ। क्यों? इसी मंडल पे सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन कौन से गैसेस का है? O3 का। और O3 क्या करता है? पैराबैंगनी किरणों को यहां पर अवशोषित करता है। और यही अवशोषण कारण क्या है कि समताप मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कम नहीं होता है, तापमान बढ़ता चला जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा पैराबैंगनी किरणों का अवशोषण कहां हो रहा है? समताप मंडल में। इसीलिए ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ समताप मंडल में तापमान कम नहीं होता है, तापमान बढ़ता चला जाता है। और समताप मंडल के ऊपरी हिस्से में लगभग 30 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पे ओजोन का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा है, तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान बढ़ता चला जाता है। क्लियर हो गया? अब ओजोन के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, पर्यावरण की क्लास में ओजोन के बारे में आपने पढ़ा है। तो ओजोन पतन का क्षरण, अब इसमें प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आएगा? इनमें से कौन कौन सी गैसें हैं जो ओजोन का क्षरण करती? यही होगा। तो यहां पर कुछ गैसेस का नाम ध्यान में रखिएगा, है ना? किया होगा आप लोगों ने, उसको ध्यान रखिएगा। मतलब इस पे सवाल बनने की पॉसिबिलिटी होगी कि ये गैसेस है। क्या इसको साधने के लिए ओजोन छिद्र के बारे में करंट रिपोर्ट, अभी जो करंट का रिपोर्ट है वो कह रहा है अंटार्कटिका के ऊपर मौजूद ओजोन छिद्र बड़ा हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 6 महीने पहले पढ़ाए थे तो कह रहे थे कि अंटार्कटिका में ओजोन होल रिपेयर हो रहा है। अब क्या कह रहे हैं? बढ़ रहा है। तो 2020-22 में आंकड़े एकत्रित हुए, उसका पब्लिकेशन अभी हुआ है, मतलब 2023 के एंड में हुआ है। और हमारी क्लास पहले हो गई थी तो उस समय मैंने आपको उसी रिपोर्ट के अनुसार बताया जो बातें थी। अभी रिपोर्ट बदल गई है, तो आपको ध्यान में रखना है कि अंटार्कटिका में ओजोन होल बढ़ रहा है। क्या यूपीएससी सवाल पूछेगा क्यों बढ़ रहा है? रिपेयर हो रहा था और रिपेयर होने के बाद बढ़ रहा है, तो तर्क देगा ना वहां पर कि हाल ही की रिपोर्ट कह रही है, या तो कहेगा कि हाल की रिपोर्ट के संदर्भ में बताएं। इजी सवाल पूछेगा तो कहेगा कि ओजोन छिद्र बड़ा हो रहा है या ओजोन छिद्र घट रहा है, यही कहेगा। 3-4 स्टेटमेंट में से कुछ देगा, या उसमें से 1-2 गैसेस का नाम दे देगा। अगर मुश्किल सवाल कहेगा तो कहेगा कि हाल ही का रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अनुसार ओजोन होल अपेक्षा बड़ा हो रहा है, उनमें से कारण, इनमें कौन कौन से कारण जिम्मेदार है। तो वहां पर कुछ कारण आपके सामने लिखे होंगे, आपको उन कारणों को छांटना होगा कि इनमें से कौन कौन से फैक्टर्स है जो ओजोन का क्षरण कर रहे हैं। तो उसमें से अगर ओजोन का क्षरण करें तो यहाँ पर कुछ गैस की लिस्ट है, अच्छे से इसको तैयार करिएगा। पर्यावरण में आप लोगों ने देखा भी होगा, CFC है, हेलोन्स है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है, अभी बोले थे ना HFC और HCFC, है ना? मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये कुछ गैसेस हैं जो ओजोन का क्षरण करते हैं। यूपीएससी इन गैसेस का नाम पूछेगा, या इन गैसों का इस्तेमाल क्यों हम करते हैं, मतलब ऐसा क्या जरूरी है कि इनकी गैसेस का इस्तेमाल हमको करना पड़ रहा है। एक ऐसा सवाल पूछ सकता है, तो एक थोड़ा इसको तैयार करने की जरूरत आपको पड़ेगी। मतलब कहीं अगर मुश्किल सवाल पूछा तो हमको मालूम होना चाहिए ना कि यार ये गैस किस लिए इस्तेमाल होता है, तो उस गैस का इस्तेमाल समझ में आ जाएगा, तो समझ में आ जाएगा कि इस पर्पज के लिए इस गैस का इस्तेमाल होता है, वायुमंडल में रिलीज होता है, ओजोन का क्षरण कर देता है। लॉजिकल हो गया मामला, तार्किक हो जाएंगे तो बड़े आराम से फिर सवाल आएगा तो किया जा सकता है। तो इसको देखेंगे। इसके साथ ही साथ जो सवाल पूछेगा कि अंटार्कटिका के ऊपर रिपोर्ट क्या कह रहा है, रिपोर्ट कह रहा है कि ओजोन छिद्र बड़ा हो गया है, तो आपसे क्या पूछेगा, ये जानना चाहेगा कि ओजोन छिद्र बड़ा क्यों हो रहा है। तो उसमें एक कॉन्सेप्ट क्या है, ध्रुवी भंवर का, कर लिए हैं, तो एक ध्रुवी भंवर का कॉन्सेप्ट है। दूसरा क्या है इसमें है नेक्रियस क्लाउड। नेक्रियस क्लाउड कुछ नहीं है, समताप मंडल में हमने संवहन की क्रिया से ऊपर बादल बनेंगे, किसी भी कारण से उस संवहनीय प्रक्रिया से बादल ऊपर पहुंच गए, कहां पर, समताप मंडल में, जिसको पक्षाम मेघ कहेंगे। और उसमें अगर पॉल्यूटेंट चला गया, तो पॉल्यूटेंट का मतलब है क्लोरोफ्लोरोकार्बन सपोज करें, अगर वो चला गया और समताप मंडल में पहुंच गया तो क्या ओजोन का क्षरण करेगा, है ना?
इस पूरी प्रक्रिया में जो बादल हैं उसमें अगर ओजोन के क्षरण के सब्सटेंस की मात्रा ज्यादा होगी तो क्या समताप मंडल में पहुंच करके ओजोन का क्षरण करेंगे? ऐसे बादल को नेक्रियस क्लाउड्स कहेंगे। तो क्या नेक्रियस क्लाउड में प्रदूषण की मात्रा कम होती है? ये जो बादल है क्या इनमें प्रदूषण की मात्रा कम होती है, ज्यादा होती है? ज्यादा होती है, तभी तो ऊपर पहुंचे और उन्होंने क्या किया? ओजोन का क्षरण किया। तो क्या नेक्रियस क्लाउड में ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस होते हैं, ओडीएस? ऐसा स्टेटमेंट कहेगा तो स्टेटमेंट सही होगा। तो दो कारण हो गए। तीसरा वही इसी के बारे में वो कह रहा है कि कैसे नुकसान पहुंचा रहा है, तो विभिन्न प्रकार के केमिकल प्रोसेस करके नाइट्रोजन वहां पहुंच करके O3 को ब्रेक करता है, तो उस प्रोसेस के बारे में बता रहा है। तीसरा एक और कारण जो बता रहा है वो है सौर चक्र में परिवर्तन भी ओजोन परत को प्रभावित करता है। सौर चक्र का मतलब क्या है? सोलर साइकिल। अगर सोलर साइकिल है तो हमको मालूम है ना कि 11 साल में सन स्पॉट आता है, सूरज में सौर्य कलंक आता है। उस समय पृथ्वी पर ऊष्मा ज्यादा आती है, कम आती है? तो जब ऊष्मा ज्यादा आएगी तो पैराबैग्निक किरणें कम आएंगी कि ज्यादा आएंगे? तो वो एक कारण हो सकता है कि हर कुछ सालों में 10 से 11 सालों में हम देखते हैं कि सन स्पॉट का एक चक्र है, और चक्र है तो वैसी स्थिति में जब ऊर्जा ज्यादा आएगी तो वैसी स्थिति में उसके साथ पैराबैग्निक किरणें भी ज्यादा पहुंचेंगी, और इस समय ओजोन का क्षरण अपेक्षाकृत ज्यादा होगा। इस तरह से तर्क आपके सामने रखा जाएगा। जलवायु परिवर्तन और वायुमंडल में सीएफसी की प्रचुरता में वृद्धि के कारण ओजोन छिद्र बड़ा हो रहा है, ये तो आप बता ही देंगे, है ना? तो यहाँ पर 3-4 तर्कों के माध्यम से आपको समझाना पड़ेगा कि ये कारण है, ये रीजन है जिसके कारण अपेक्षाकृत परिवर्तन हो रहा है। बढ़े आगे। ध्रुवी भंवर की व्याख्या है, आप लोगों ने समझा हुआ है, उसी के बारे में चर्चा है। ध्रुवी भंवर सर मैं ये कह रही थी जी। सर ये जो क्षोभ मंडल होता है, अगर हम भूमध्य और ध्रुव को कंपेयर करें तो वर्षा किस प्रकार प्रभावित होती है, क्योंकि वर्षा का प्रभाव किस प्रकार होगा? क्षोभ मंडल में? हाँ, क्षोभ मंडल में अगर भूमध्य और ध्रुव को हम कंपेयर करें, कंपेरेटिव देखें, तो वर्षा किस प्रकार प्रभावित होगी? किसके कारण? मतलब सर बादल बनते हैं ना क्षोभ मंडल, क्योंकि मतलब बारिश की जो भी प्रक्रिया होती है पूरा क्षोभ मंडल में ही घटित होती है जी। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, भूमध्य और ध्रुव को कंपेयर करें, तो कैसा किस प्रकार वर्षा प्रभावित होगी? फैक्टर क्या लिया? तापमान? कुछ तो लेना पड़ेगा ना आधार, नहीं? तो मान लेते हैं तापमान, मतलब इनके सवाल कुछ भी ले लीजिए आप, जो बताएंगे उसका है सर। तर्क ले लेंगे हम। ठीक। मान लीजिए टेम्परेचर वाला फैक्टर है कि वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, तो क्या वर्षा के पैटर्न में परिवर्तन हो सकता है? मतलब अगर वैश्विक तापमान, उसी के संदर्भ में देख लेते हैं। सर कोई भी ले लीजिए, फैक्टर कोई भी ले आप लीजिए। कोई भी बता दीजिए, उस पर चर्चा कर देंगे। सर आप जो अपने आपको लगे। हिसाब से ले लीजिए। हमारे हिसाब से हमने तापमान इसलिए लिया क्योंकि जी सर। आज के करंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज, जी तो सर। टेम्परेचर एक फैक्टर है, तो उस संदर्भ में ही मैंने बात रखी। वैश्विक तापमान अगर बढ़ेगा, अगर वैश्विक तापमान बढ़ेगा तो यहां पर कुछ पॉइंट को सोचने की कोशिश करते हैं। विषुवत रेखा पे आर्द्रता की मात्रा वायुमंडल में ज्यादा जाएगी या कम जाएगी? ज्यादा जाएगी तो बादल ज्यादा बनेंगे कि कम बनेंगे? तो वर्षा की मात्रा में वृद्धि होगी। लेकिन इसी के साथ साथ अगर तापमान बढ़ेगा तो कर्क रेखा वाले हिस्सों में क्या वाष्पीकरण ज्यादा होगा, और क्या वहां पर वर्षा कम होती है? तो जो सूखा क्षेत्र है वहां और सूखा की गंभीरता बढ़ेगी, तो सूखे की गंभीरता। इसका मतलब है कि जहां वर्षा ज्यादा होती है वहां बाढ़ आने की संभावना होगी, और जहां सूखा पड़ेगा वहां और सूखे की संभावना बढ़ेगी। दो तर्क। अब ऐसा करते करते हम ध्रुवों पे पहुंच जाते हैं। ध्रुवों पे क्या तापमान के बढ़ने के कारण बर्फ की जगह क्या वर्षा के रूप में पानी या वर्षा हो सकता है? हिमपात की जगह पानी की बूंदों के रूप में क्या वर्षा की संभावना होगी? और ध्रुवीय क्षेत्रों में खास करके आर्कटिक ओशियन जो है, आर्कटिक का जो सागर है वो तेज गति से संकुचित हो रहा है, मतलब गर्म हो रहा है, और गर्म हो रहा है तो तापमान उसका बढ़ेगा, और तापमान बढ़ेगा तो हम देख रहे हैं कि आर्कटिक के क्षेत्र में अब बर्फ गिरने की जगह सहीम वर्षा या वर्षा हो रही है। इसका मतलब है बर्फबारी होने की जगह क्या हो रहा है? वर्षा हो रही। या सहीम वर्षा का मतलब है कि बर्फ भी गिर रहा है और साथ साथ पानी की बूंदें भी आ रहे हैं। तो क्या वर्षा की प्रकृति में बदलाव हो रहा है? और वर्षा की प्रकृति में बदलाव हो रहा है तो इसका मतलब है कि जलवायु बदल रहा है। इस तरह के परिवर्तन हमको देखने को मिलेंगे। और मैंने आपके सामने एक बात रखी थी मॉनसून वाली क्लास में। मॉनसून में भारत के संदर्भ में थोड़ा इसी बात को रख देते हैं कि भारत 0 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री के अक्षांश के बीच में अवस्थित है, मतलब अंडमान निकोबार 6 डिग्री पे है, तो विषुवत रेखाई जलवायु हो गई। विषुवत रेखाई जलवायु से लेकर के हम
अपेक्षाकृत 35 से 36 डिग्री के अक्षांश तक है। तो इसके बीच में कर्क रेखा भी है, इसका मतलब दुनिया का सबसे सूखा क्षेत्र भी है। हम विषुवत रेखा के करीब हैं, इसका मतलब भारी वर्षा का भी क्षेत्र है। तो भारत में क्या बाढ़ की प्रबलता बढ़ेगी, क्या भारत में सूखे की प्रबलता बढ़ेगी? तो दोनों ही चीजें, यानी कि सूखा और बाढ़ दोनों ही क्या है, आपदाएं हैं। दोनों की संभावनाएं भारत में अपेक्षाकृत ज्यादा होगी। मॉनसून के टॉपिक में मैंने आपके साथ जो क्लास आप किए होंगे उसमें मैंने परिवर्तनशीलता की चर्चा की थी, रेनफॉल वेरिएबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट आपके साथ चर्चा किया था। उस संदर्भ में ये बात रखी थी आपके सामने कि जहां वर्षा कम होती है वहां नेचर और अन्याय करता है, परिवर्तनशीलता अपेक्षाकृत ज्यादा होती है। जहां वर्षा ज्यादा होती है वहां परिवर्तनशीलता अपेक्षाकृत कम होती है। तो करंट क्लाइमेट चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर परिवर्तनशीलता बढ़ रही है या सूखाग्रस्त क्षेत्र है तो वहां क्या सूखा पड़ने की प्रबलता और बढ़ेगी? तो सूखा पड़ने की परिवर्तनशीलता का कॉन्सेप्ट मॉनसून का कहता है कि जहां सूखा पड़ता है वहां वेरिएबिलिटी मतलब मॉनसून की परिवर्तनशीलता या वर्षा की परिवर्तनशीलता सर्वाधिक होती है। तो रेनफॉल अनप्रेडिक्टेबल होगा। अनप्रेडिक्टेबल होगा तो कृषि करना मुश्किल कार्य होगा। हो सकता है कि वर्षा बहुत कम हो जाए, किसी साल बाढ़ ही आ जाए, किसी साल अत्यंत सूखा पड़ जाए। ये स्थिति क्या होगा, कृषि संकट को जन्म देगा, खाद्य संकट को जन्म देगा, रोजगार के पॉइंट ऑफ व्यू से चुनौतियां क्रिएट करेगा, मुद्रास्फीति के प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, बहुत सारी समस्याएं इससे क्रिएट होंगी। काफी अच्छा और बड़ा टॉपिक है ये, चर्चा किए थे इसके बारे में कभी। बढ़े आगे, इसको देखिएगा, ध्रुवी भंवर का कॉन्सेप्ट क्या है। क्या ओजोन का जो करंट क्षरण है उसमें होंगा टोंगा की भूमिका है? क्योंकि जब एक ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो 3-4 चीजें निकलती हैं। एक, विभिन्न प्रकार के गैसेस। तो क्या नाइट्रस ऑक्साइड निकलेगा, क्या सल्फर निकल सकता है, क्या ओजोन के क्षरण करने वाले कुछ गैसेस रिलीज हो सकते हैं? अब जब रिलीज होंगे तो क्या करेंगे, वो ऊपरी वायुमंडल तक पहुंचेंगे, क्योंकि ये ज्वालामुखी बहुत विस्फोटक प्रकार का है। तो ज्यादा ऊपर तक पुश करेगा तो ऐसे धूल के कण, डस्ट पार्टिकल्स ऊपर पहुंचेंगे, और पहुंचेंगे तो एक संकट की स्थिति होगी। और ध्रुवी भंवर या अंटार्कटिका के करीब ये हो रहा है, दक्षिणी गोलार्ध में प्रक्रिया हो रही है होंगा टोंगा की, तो इसका मतलब है अंटार्कटिका के आसपास पहुंचने की संभावना ज्यादा है। ध्रुवी भंवर के माध्यम से ही पहुंच रहा है लेकिन पहुंचना ज्यादा होगा, जिससे अंटार्कटिका में ओजोन का क्षरण तेज गति से होगा। क्लियर है? अब आराम से सोच करके बताइए, है ना, अभी अंटार्कटिका में, अभी करंट अंटार्कटिका में गर्मी पड़ रहा होगा कि ठंड पड़ रहा होगा? अभी अंटार्कटिका में गर्मी का मौसम होगा या ठंड का मौसम होगा, यही सवाल है आपसे। अभी यहां गर्मी है कि ठंडी है? तो वहां क्या होगा, ठंडी होगा। 6 महीने की रात की शुरुआत हो गई, और 6 महीने की रात की शुरुआत होने के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, क्या ओजोन के बनने के लिए O2 को O से जुड़ना जरूरी है? और O2 को O से जुड़ने के लिए क्या कुछ ऊर्जा चाहिए? वो ऊर्जा क्या है, सूरज। अभी 6 महीने की रात है तो क्या सूर्य की रोशनी पहुंच पा रही है? तो क्या O3 बन पा रहा होगा? नहीं। लेकिन क्या ओजोन का क्षरण करने वाले सब्सटेंस वहां पहुंच रहे होंगे? और पहुंच रहे होंगे तो उसको ब्रेक कर रहे होंगे, और ब्रेक कर रहे होंगे तो ओजोन बन नहीं रहा है लेकिन ओजोन टूट रहा है। तो ठंड के दिनों में ओजोन का लेयर या ओजोन का जो छिद्र होगा उसका साइज बड़ा हो जाएगा। और जब धूप आएगा, वो धूप वाला है ना, जादू वाला, जब धूप आएगा तो O3 बनेगा कि नहीं? O3 बनेगा तो रिपेयर होना शुरू हो जाए। लेकिन अगले 6 महीनों तक क्षरण की संभावना क्या होगी, अपेक्षाकृत ज्यादा। और उसमें भी अगर प्रदूषक ज्यादा पहुंच जाए तो संकट की स्थिति ज्यादा होगी। क्या जेट धाराएं अभी करंट में, जरा सोच के देखें, जेट धाराएं ही इस प्रदूषकों को पहुंचाएंगी अंटार्कटिका तक? क्या ठंड के दिनों में जेट धाराएं मजबूत होती हैं या कमजोर होती हैं? तो क्या अभी दक्षिणी गोलार्ध में जेट धाराएं मजबूत होंगी? और क्या ये विषुवत रेखा की तरफ खिसकी होंगी? और खिसकी होंगी तो क्या उसके आसपास का प्रदूषक अपने साथ अंटार्कटिका में पहुंचा रही होंगी? और पहुंचा रही होंगी तो खूब पहुंचा रही होंगी। क्लियर है? ये संकट और भी बड़ा होगा। क्लियर हो गया? तो पढ़िएगा इसको, होंगा टोंगा के बारे में क्लियर हो जाएगा। अब ये बताइए, हम वही पुराना पढ़ें या जो सवाल आ सकता है वो पढ़ें? समझ रहे हैं? PT 365, या कहने का मतलब ये है कि करंट के पॉइंट ऑफ व्यू जो डायनामिक पार्ट है उसको इसमें ऐड करना पड़ेगा कि नहीं? तो वो कर दिए हैं ताकि थोड़ा समझ बने, सवाल आए तो कर सकें, और सवाल आए तो थोड़ा मेरा चेहरा भी घूमे, यार ये सर ने कराया था। क्लियर है ना? बढ़े आगे, मतलब सवाल आएगा तो यही आएगा, इससे ज्यादा अगर इस टॉपिक में आएगा तो दायरा यहीं तक तो जाएगा, और कहाँ जाएगा? तो अगर आप दोनों चीजों को कर लें तो कंफर्टेबल जोन में होंगे। एग्जामिनेशन यूपीएससी का यही तो है, डायनामिक है।
हर साल चीज़ें बदल रही हैं। अगर मैं आज कहूँ कि आज मैंने जो पढ़ा दिया है बस वही पढ़ो, उसके बाद कुछ मत पढ़ो, 6 महीने के बाद मैं गलत प्रूफ हो जाऊंगा कि नहीं? तो आपको लगातार अपने आप को अपग्रेड और अपडेट करना पड़ेगा, लगातार उस पर काम करिए। यानी कि आज मैं जो पढ़ा रहा हूँ कल हो सकता है ना पढ़ाऊँ, इसमें से कुछ चीज़ें डिलीट कर दूँ, उस समय कुछ नई चीज़ें हों तो उसके साथ उसको जोड़ करके करना पड़ेगा। मतलब अगर कुछ सीखना है तो ये सीखिए कि लगातार डायनामिक रहना है, लगातार सीखते रहना है, लगातार लर्न करना है। उसी के सवाल अधिकतर होंगे। जब आप जाएंगे तो 30 से 35% सवाल करंट अफेयर्स बेस्ड होंगे। क्या पता करंट का यही सवाल हो, क्लाइमेटोलॉजी का सवाल करंट अफेयर बेस्ड हो, और हम तैयार करके क्या जाने हैं, बेसिक बेसिक। तो बेसिक भी तैयार करना है और करंट भी तैयार करना है। जहां जहां पर भी जुड़ाव है उस चीज को देखना है। 2 मंडल हो गए, क्षोभ मंडल और समताप मंडल, दोनों डायनामिक है, दोनों में परिवर्तन हो रहा है, और दोनों में परिवर्तन हो रहा है तो क्लाइमेट चेंज, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये सब शानदार होना चाहिए। ओजोन के क्षरण के लिए को लेकर के वैश्विक प्रयास क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, उसको अच्छे से तैयार किए। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कब बना था, भारत मेंबर है नहीं है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किन किन ओडीएस को कम करने को, फेज आउट को लेकर के काम कर रहा है। भारत की भूमिका क्या है, भारत क्या रोल प्ले कर रहा है। भारत को टारगेट दिया गया था कि बाय 2030 2020 की तुलना नहीं सॉरी 2010 की तुलना में हमको ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस की मात्रा में 33% की कमी लानी है। कितने? 33%। और हमने कितना कम कर दिया है? 44%। तो टारगेट से ज्यादा आगे चल रहे हैं कि नहीं? तो भारत एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। तो यूपीएससी अगर सवाल देता है कि ओजोन के क्षरण को लेकर के जो ओडीएस है, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस है, उसमें भारत को जो निर्धारित लक्ष्य मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत दिए गए थे, भारत उन लक्ष्यों को निर्धारित समय से पहले ही पूरा कर लिया है। ये स्टेटमेंट अगर होगा तो ठीक होगा। हाँ 34% 33% का टारगेट था, उसको हम लोगों ने अचीव कर लिया है। और अचीव करके हमने नया टारगेट फिक्स कर दिया है 44% का, कि बाई 2030 33% 34% अचीव नहीं करेंगे। कितना अचीव करेंगे? 44। तो क्या हम टारगेट से पहले चल रहे हैं? तो क्या भारत प्रभावी भूमिका निभा रहा है? ऐसा स्टेटमेंट होगा तो ठीक होगा। तो 2 मंडल हो गया, कौन कौन सा? क्षोभ मंडल और दूसरा समताप मंडल। तीसरा मंडल कौन सा है? मध्य मंडल को इग्नोरोस्फीयर भी कहा जाता है। कौन सा मंडल? इग्नोरोस्फीयर। क्यों कहा जाता है इग्नोरोस्फीयर? इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं मालूम है, लेकिन इसकी ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी थी? क्षोभ सीमा 18 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, औसतन 13 से 14 किलोमीटर। उसके ऊपर 50 किलोमीटर तक कौन सा था? समताप मंडल। 50 से 80 किलोमीटर के बीच के मंडल को हम कहते हैं मध्य मंडल। क्यों कहा जाता है इसको इग्नोरोस्फीयर? उसका रीजन ये है कि इस ऊंचाई पे हवाई जहाज नहीं उड़ते। हवाई जहाज जनरली 10, 11, 12 किलोमीटर की ऊंचाई पे उड़ते हैं। तो अगर हवाई जहाज इस मंडल पे उड़ते तो इस मंडल के बारे में हमारी कुछ समझ बढ़ती, तो वो नहीं हो पाता है। दूसरा, इस मंडल से कोई तरंगे परावर्तित होकर के नहीं आती। अगर होकर के आती तो हमको इसके कंपोजिशन के बारे में बेहतर समझ में आता, यह हमारी समझ बहुत बेहतर होती। तो 50 से 80 किलोमीटर का लेयर ऐसा है जिसकी समझ हमारी बहुत ही सीमित है। एक चीज हमको मालूम है इसके बारे में, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कम होता चला जाता है। क्या होता चला जाता है? कम। इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। अगर भविष्य में कोई रिसर्च होता है इसको समझने को लेकर के, या कुछ नई बात पता चलती है तो उसको करंट में ऐड कर लेंगे। नहीं तो कौन सा मंडल रहेगा? इग्नोरोस्फीयर। अभी तक इग्नोर्ड है, बहुत ज्यादा इसके बारे में हमारी समझ नहीं। मतलब किस चीज के बारे में मालूम है? बस एक चीज के बारे में, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? सेम क्षोभ मंडल वाला लॉजिक लग जाता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ सघनता कम हो जाती, और O3 नाम का कोई गैस नहीं जो तापमान को या पैराबैग्निक किरणों को अवशोषित करता। तो 50 किलोमीटर के बाद O3 की मात्रा न के बराबर रह जाती, और वायुमंडल में गैसों का घनत्व न्यून हो जाता है। न्यून हो जाता है तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कम होना शुरू हो जाता है। क्लियर हो गया? तो तीसरा मंडल कौन सा हो गया? मध्य मंडल। क्या मालूम है? जो बात यहां केवल लिखी होगी, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आती चली जाती, और वायुमंडल का सबसे ठंडा परत है, सबसे कम टेम्परेचर है। ठीक है, बढ़े आगे इससे। अब इस मंडल के ऊपर जो मंडल है उस मंडल का नाम क्या है? थर्मोस्फेयर, ताप मंडल या आयन मंडल। कौन सा मंडल है? ताप मंडल या आयन मंडल, एक ही बात होगी। ठीक है, ऊंचाई क्या है? 80 से 400। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, कुछ है नहीं इसमें तापमंडल में, है ना। क्वेश्चन आएगा तो बड़े आराम से कर देंगे। तापमंडल,
इस बात से क्या समझ में आता है? ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। क्यों? सवाल ये है क्योंकि इसके नीचे वाला जो मंडल था जिसका नाम मध्य मंडल था, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कम हो रहा था। यही कर रहे थे ना हम। और अचानक ऐसा क्या हुआ कि 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच में हम कह रहे हैं कि यार ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान बढ़ रहा है ना? तो इसको समझने के लिए सिंपल ये समझिए कि ये वायुमंडल का बाहरी हिस्सा है मोर और लेस। अब इसमें हो क्या रहा है देखिए, सूरज से रोशनी आएगी तो ऊपर से ही आएगी ना, और सूरज से रोशनी आएगी तो हमने अगर कहें तो उसको फोटॉन्स कहेंगे। सूरज से जो गठरी पृथ्वी की तरफ आती है उसको हम फोटॉन्स के नाम से जानते हैं। फोटॉन में बहुत सारी चीजें होंगी, अल्फा, बीटा, गामा, एक्स रेज, 7 रंग होंगे, पैराबैग्निक किरणें भी होंगी और रेडियो वेव्स भी होंगे। क्लियर है? ये सारा ऊर्जा का घनत्व है, गठरी है जो सूरज हमारी तरफ धकेल देता है। इसमें से अल्फा, बीटा, गामा, एक्स रेज, पैराबैग्निक किरणें अति ऊर्जा के पार्टिकल्स हैं, मतलब एनर्जी डेंसिटी इनका बहुत कम है। लघु तरंगे कहते हैं, है ना? एस तरंगों की तरह ही होते हैं, लघु होते हैं, मतलब ज्यादा इधर उधर नहीं जाते हैं, जिससे ऊर्जा का ह्रास कम होता है। ऊर्जा का ह्रास कम होता है तो लंबी दूरी तक अपनी ऊर्जा को बचा पाते हैं। और चूंकि ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो पृथ्वी का कोई मंडल तो इसको रोकेगा ना। अल्फा, बीटा, गामा, एक्स रेज कौन रोकेगा? सबसे ऊपर वाला हिस्सा रोकेगा, क्योंकि उसके ऊपर तो बाह्यमंडल कहलाता है ना। तो हमारे पृथ्वी का जो एक मंडल जिसमें गैस ठीक ठाक है वो कौन सा मंडल है? तापमंडल। तो अल्फा, बीटा, गामा, एक्स रेज इनको मुख्यतः कहां पर रोका जाता है? वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में, जिसको कहते हैं तापमंडल। क्लियर है यहां तक का पॉइंट? अगर मध्य मंडल इसके ऊपर होता तो ये रोक देता, लेकिन मध्य मंडल के ऊपर तापमंडल है तो कौन रोक रहा है? तापमंडल रोक रहा है। अब यहां पर हो क्या रहा है देखिए, एक सिंपल सा शब्द है आयन। एक सिंपल शब्द क्या है? आयन। आयन का मतलब है कि एक एटम है, एक अणु है, और उस अणु के ऊपर बॉम्बार्डमेंट हुआ, मतलब उसके ऊपर बहुत ज्यादा अटैक हुआ। किसका? अल्फा, बीटा, गामा, एक्स रेज का। क्या अति ऊर्जा है इनमें? बहुत ज्यादा ऊर्जा है। अगर कई बार बोले ना, एक्स रेज के मशीन के बाहर क्या लिखा रहता है कि गर्भवती महिलाएं और नवजात शिशु मशीन से दूर रहे। क्यों? हमारे लिए घातक है, हमारे शरीर के सेल्स को डैमेज करते हैं, डिफॉर्म करते हैं। तो जीवन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सरे क्या है? संकटग्रस्त है, चुनौतीपूर्ण है। सेम स्थिति अल्फा, बीटा, गामा की है, सेम स्थिति पैरागैग्निक की, कि हमारी स्किन के जितने भी लेयर्स हैं उन सबको डैमेज कर देता है, और अंदर वाला लेयर जो होता है उसमें घाव हो जाएगा, वो जल्दी से ठीक नहीं होगा तो स्किन कैंसर का कारण बन जाएगा। तो ऐसी स्थिति में पैराबैग्निक किरणें भी संकटपूर्ण है। तो ये इसमें से जो ये अल्फा, बीटा, गामा, एक्स रेज हैं, इनको वायुमंडल में ऊपर में ही रोका जाता है। और रोकने का काम कौन कर रहा होगा? ऑक्सीजन बीच में आ जाता होगा? नहीं, आर्गन बीच में आ जाता होगा, नाइट्रोजन बीच में आ जाता होगा, और अड़ करके खड़ा हो जाता होगा, कहता होगा कि नहीं जाने दूंगा नीचे। और नहीं जाने दूंगा तो क्या ये लड़ते होंगे अल्फा, बीटा, गामा से? और लड़ते होंगे तो नाइट्रोजन कहता होगा कि अपनी सारी ऊर्जा मुझे दे दो, नीचे नहीं जाने दूंगा। तो क्या वो जो ऊर्जा है वो नाइट्रोजन में चला गया? तो हम कहेंगे कि चार्ज एकत्रित हो गया उसमें। हम क्या कहेंगे? चार्ज एकत्रित हो गया, उसमें चार्ज का एकत्रण हो गया। उसने उस गर्माहट को अपने अंदर अवशोषित कर लिया, उसने कहा कि नीचे नहीं जाने दूंगा। तो इस चार्ज को एकत्रण करने की प्रक्रिया में जब अल्फा, बीटा, गामा, एक्स रेज जब नाइट्रोजन के अणु को हिट करते होंगे तो क्या उससे एक इलेक्ट्रॉन्स निकल सकता है? और निकल सकता है तो उस खाली स्थान पे क्या होगा? चार्ज एकत्रित हो जाएगा। तो ऐसे नाइट्रोजन के अणु को जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन्स निकल गया है और उसकी जगह एनर्जी एकत्रित हो गई है, हम उसको आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? आयन। क्लियर हो गया? तो नाइट्रोजन चार्ज स्टेट में होगा, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन्स निकल गया है और अतिरिक्त ऊर्जा उसमें अवशोषित हो गई है। उस नाइट्रोजन के अणु को हम नाइट्रोजन आयन कह सकते हैं। तो नाइट्रोजन यहां आयन के स्टेट में होगा, ऑक्सीजन आयन के स्टेट में होगा, आर्गन आयन के स्टेट में होगा। तो इसलिए हम इसको आयन मंडल के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? तो तापमंडल को आयन मंडल, आयन मतलब है चार्ज स्टेट, इलेक्ट्रॉन्स छिटक गया, उसकी जगह ऊर्जा एकत्रित हो गई, इसलिए हम इसको थर्मोस्फेयर के साथ साथ आयन स्फेयर या आयन मंडल के नाम से जानते हैं। तो क्या यहां पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन जो भी गैसेज हैं, क्या उन्होंने ऊष्मा को अपने अंदर अवशोषित किया है? तो अवशोषित किया है तो इस तापमंडल में क्या ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान बढ़ेगा? क्योंकि ऊपर वाले हिस्से में ज्यादा अवशोषण होगा तो ऊपर का तापमान अपेक्षाकृत ज्यादा हो जाएगा। तो तापमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या तापमान बढ़ता है? क्यों बढ़ता है? तर्क समझ में आ गया? क्योंकि यहां पर गैसेज चार्ज स्टेट में है।
चार्ज स्टेट मतलब आयन के स्टेट में। आयन के स्टेट का मतलब है प्रोटॉन्स का छिटक जाना या इलेक्ट्रॉन्स का छिटक जाना। ये ध्यान रखिएगा, प्रोटॉन्स को मत छिटका दीजिएगा। किसको छिटकाना है? इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कहीं अगर पूछ लिया ऐसा सवाल तो बस ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आयन के स्टेट में हो गया, तो इसलिए इसको आयन मंडल के रूप में जाना जाता है, ठीक है। सुपर चार्ज है ये, बहुत वो होगा ना कि कोई भी आ जाए रोक के दिखाता हूं। तो चार्ज स्टेट में है, और चार्ज का मतलब है हिलता और डुलता रहेगा। चार्ज है तो स्थिर कैसे रह सकता है? शांत नहीं रहेगा ना, वाइब्रेट करता रहेगा। और वाइब्रेट करता रहेगा तो ये वाइब्रेशन हमारे लिए बड़ा जरूरी है। क्यों जरूरी है? कि जब हम पृथ्वी से रेडियो वेव्स भेजते हैं, और रेडियो क्या है? लॉन्ग वेव है ना। एक तरंग होता है, उसके दो हिस्से होते हैं, क्या क्या? अपनीति और अभिनीति। नहीं, ये तरंग है, ये इसका अपनीति हो गया, और ये क्या हो गया? अभिनीति। तो दो अपनीति के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ। यही कहते हैं ना। तो जो तरंग जितना बड़ा होगा उसका वेवलेंथ उतना ही ज्यादा। तो रेडियो वेव्स का वेवलेंथ क्या होता है? ज्यादा होता है। इसीलिए ये दिल्ली शहर है, यहां से यहां तक 80 किलोमीटर लंबा चौड़ा, और इसका वेवलेंथ मतलब ये दो अपनीति के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? वेवलेंथ। तो रेडियो वेव्स पूरा इसको कवर करता है। तो पूरा कवर करता है, तो 104.8 रेडियो एफएम रेडियो वेव है। दिल्ली के किसी भी हिस्से में बजाइए, बजेगा। क्यों? इसके ऊपर है, हमने अपना 104.8 का फ्रीक्वेंसी लगाया, यहाँ से उसने कैच कर लिया, यहाँ से उसने कैच कर लिया। तो बड़े हिस्से को कवर करता है रेडियो कम्युनिकेशन। अब ये जो रेडियो कम्युनिकेशन है, इसको वायुमंडल से कहीं रिफ्लेक्ट करके वापस आना पड़ेगा, तभी ग्राउंड स्टेशन में भेजा जाएगा, और फिर पूरे उस एरिया में उसको ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। तो कोई एक मंडल होना चाहिए ना, जो ऊर्जावान हो और कहे कि बाहर कहाँ जा रहे हो, वापस जाओ। क्लियर है? और ये काम कौन करता है? आयन मंडल। क्यों? क्योंकि चार्ज स्टेट में वाइब्रेट करता रहता है। तो जो भी रेडियो फ्रीक्वेंसी भेजी जाती है, तापमंडल से टकरा करके वापस आ जाती है। तो क्या तापमंडल रेडियो कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा? रेडियो कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट मंडल है। कौन सा? तापमंडल। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि चार्ज स्टेट में। अगर ये चार्ज स्टेट का काम मध्य मंडल करता तो मध्य मंडल इंपॉर्टेंट हो जाता, है ना। तो ऐसी स्थिति में अगर यूपीएससी आपसे कहता है कि ये जो तापमंडल है वो रेडियो कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो स्टेटमेंट ठीक होगा। ये स्टेटमेंट है, अगर इसका तर्क रखेगा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां पर गैसेस आयन के स्टेट में है, तो रीजन यही है। क्योंकि वाइब्रेशन होता है तो प्रभावी रूप से ब्लॉक करके रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, और रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं तो हमको या पूरे पृथ्वी के जो भी इलाका है जिसमें वो पार्टिकुलर वेवलेंथ कवर हो रहा है, उस हिस्से में हमको रेडियो कम्युनिकेशन कैच होता है। तो रेडियो कम्युनिकेशन जो आप बजाते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा मंडल महत्वपूर्ण हो जाता है? तापमंडल। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमंडल का तापमान कम होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। एक आग जल रहा है, और उस आग में आपने हाथ डाला और हाथ बाहर निकाल लिया। आग की लपट निकल रही है, उसमें आपने हाथ डाला और बाहर निकल लिया। हाथ जलेगा या निकल? और जहां नीचे लकड़ी है वहां डाला, जलने की संभावना ज्यादा होगी। रीजन क्या है? ऊपर उसका घनत्व कम था, नीचे घनत्व अपेक्षाकृत ज्यादा था। तो तापमान का अनुभव भी किससे होता है? वो जो गैसें हैं उनके घनत्व से होता है। ऊपर तापमंडल का टेम्परेचर 1500 डिग्री है, मतलब ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान बढ़ता चला जाएगा। तो अगर 1500 है, 1600 है, 1900 डिग्री जो भी तापमान है, लेकिन अगर हमने उसमें हाथ निकाला तो हमको तापमान का अनुभव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वायु का घनत्व अत्यंत न्यून है। उसको ऐसा समझ लिया कि आग जल रहा है, उससे लपटें उठ रही हैं, अपने हाथ डाला और हाथ को निकाल लिया। क्लियर है? हमको उसका अनुभव नहीं होगा। लेकिन नीचे लकड़ी के पास आपने वो प्रक्रिया की तो घनत्व ज्यादा है, हाथ जलने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। तो तापमंडल में अपेक्षाकृत हमको क्या तापमान का अनुभव होगा? नहीं होगा। तापमंडल में अगर हमने हाथ बाहर निकाला तो क्या 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का अनुभव करेंगे तो पूरा हाथ खत्म, जो भी निकालेंगे बॉडी का ऑर्गन स्वाहा? नहीं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि वायु का घनत्व अत्यंत न्यून है। बढ़े आगे। तापमंडल का टेम्परेचर क्यों ज्यादा है? आयन स्टेज में। आयन स्टेज में क्यों है? क्योंकि अल्फा बीटा गामा का अवशोषण ज्यादा हुआ।
और ये हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं। इनको कहाँ रोका जाएगा? ऊपरी वायुमंडल में ही रोका जाएगा। क्लियर है? मीसोस्फीयर तक पहुंच नहीं पाते, अगर पहुंच पाते तो मध्य मंडल का भी तापमान बढ़ता ना। क्लियर है? ठीक है, तो यूपीएससी कहेगा कि तापमंडल के साथ साथ मध्य मंडल में भी प्रभावी रूप से अवशोषण होता है। तो अगर ऐसा होता तो मध्य मंडल का ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी नहीं होती, तापमान में बढ़ोतरी होती। क्लियर है? तो कहाँ अवशोषण होता है? तापमंडल। जी सर, आपने बताया कि तापमंडल है, उसमें जो अल्फा बीटा गामा किरणें हैं उनका अवशोषण कर लेती है जो भी गैसें हैं। जी जी। लेकिन सर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो गैसों का घनत्व तो कम होता जाएगा, ऊपर भी गैसें कम होगी। हाँ। तो सर उतना प्रभावी रूप से उनका अवशोषण नहीं कर पाएगी इलेक्ट्रॉन्स का। तो मतलब कैसे संभव है? अगर गैसें कम है, घनत्व कम है, तो वो अवशोषण कैसे कर रही है फिर? जितनी भी गैसेज हैं वो चार्ज स्टेट में, जितनी भी गैसेज हैं वो चार्ज स्टेट में। इसी को हमने आयन का कहा, मतलब आयन के स्टेट में, आयन का मतलब ही चार्ज स्टेट में। अब लेकिन सर वो तो उनके अवशोषण के कारण आयनित हुई है ना। बता रहे हैं, हम सोच रहे हैं कैसे शॉर्ट से शॉर्ट में बता दें, है ना। ये सोच रहे थे कि ताकि मतलब पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। यस सर। और चुंबक की तरह व्यवहार करता है तो क्या 29,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे मैग्नेटोस्फीयर है? यस। मैग्नेट का एक स्फीयर, क्या वो चुंबक सूर्य से आने वाली किरणों से लड़ाई लड़ता है? तो अल्फा बीटा गामा के अधिकतर हिस्सों को वहीं छान लिया जाता है, कुछ हिस्सा जो पहुंचता है वो तापमंडल उसको कर देता है काम। तो कुल मिलाकर के ये मतलब दोनों मिलकर के काम करते हैं। तो मैक्सिमम जो है वो मैग्नेटोस्फीयर ऊपर उसको रोक देता है। जो थोड़ा बहुत पहुंच पाता है वो तापमंडल, चूंकि वहां पर अपेक्षाकृत चार्ज स्टेट में है, या आप कह सकते हैं कि चार्ज स्टेट में इसलिए है क्योंकि हाई एनर्जी पार्टिकल्स का अवशोषण करता है, और अवशोषण कर लेता है तो उसका तापमान अपेक्षाकृत बढ़ जाता है। लेकिन अगर कहें कि संपूर्ण रूप से यही करता है तो नहीं, मैक्सिमम हिस्सा तो ऊपर ही रोक दिया जाता है। तभी तो हम कहते हैं ब्रह्मांड से आने वाली जितनी भी अतिरिक्त ऊर्जा है उन सब को रोकने का काम कौन करता है? चुंबक। तभी पृथ्वी पे जीवन संभव है ना। कराए तो थे ये वाला बात, तो एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। जो थोड़ा बहुत छन्नी वनी से छन करके नीचे आ जाता है तापमंडल उसको स्वाहा कर देता है। अब ध्यान से इस बात को देखें, क्या तापमंडल का टेम्परेचर ज्यादा है? 1500 से 1900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज्यादा है। तो अब ऐसी स्थिति में इसकी मोटाई कितनी है? 80 से 400 किलोमीटर, यानी कि 300 किलोमीटर मोटा लेयर है। तो इसका घनत्व तो भले कम है, लेकिन हाथ निकाल के अगर हम बार बार ऐसे ऐसे करते रहेंगे तो घर्षण बढ़ेगा कि नहीं? और घर्षण बढ़ेगा तो हमको टेम्परेचर महसूस होना चाहिए। बस हाथ निकाला और वापस ले आए, ये नहीं कि वहाँ हाथ को डिस्को करा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। करेंगे तो फिर आनंद आ जाएगा 1900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का, नहीं तो वो नहीं, है ना। इसीलिए उल्का जो ब्रह्मांड के किसी कोने से मार्स और जुपिटर के बीच से मुख्यतः चल करके पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल में फंस पड़ के पृथ्वी की तरफ आ गए। तो ये उल्का पिंड जो देखते हैं टूटता हुआ तारा, ये मुख्यतः कहाँ जलाया जाता है? तापमंडल। क्योंकि 300 किलोमीटर के लेयर से गुजरता है तो घर्षण होगा, और घर्षण होगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो अपेक्षाकृत वो जल करके वहीं खत्म। तो उसको हम उल्का कहेंगे, और पृथ्वी की सतह को टच कर गया तो क्या कहेंगे? उल्का पिंड कहेंगे। तो अधिकतर उल्का को कहाँ जला दिया जाता है? तापमंडल में। क्लियर हो गया? बढ़े आगे। तो कौन सा मंडल हो गया? मध्य मंडल के बाद तापमंडल हो गया। तापमंडल के बाद अगला मंडल कौन सा है? बाह्यमंडल। तो 400 किलोमीटर से लेकर के 29,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई को हम बाह्यमंडल कहते हैं। तो वही है, तापमंडल के ऊपर वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, इसकी ऊंचाई 400 से लेकर के 1000 किलोमीटर, और यही जाकर के ब्रह्मांड में विलीन हो जाता है। इसको हम बाह्यमंडल के नाम से जानते हैं। ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता है। क्यों बढ़ेगा? अल्फा बीटा गामा को छाना जाएगा तो आयन की स्टेज में ये भी होंगे, है ना, लेकिन घनत्व तो बहुत कम होगा। यहाँ मुख्य रूप से हीलियम और हाइड्रोजन की प्रधानता होती है। हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता अपेक्षाकृत होगा। एटॉमिक टेबल में सबसे पहले यही बने, उसके बाद बाकी सब हैवियर एलिमेंट्स होंगे, तो ये अपेक्षाकृत ऊंचाई तक पहुंच पाते हैं, हल्के होते हैं। तो हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा ज्यादा है, अपेक्षाकृत चार्ज स्टेट में होंगे, ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान बढ़ता चला जाएगा। इसके अलावा कुछ खास इसका महत्व नहीं। महत्व किसका ज्यादा है? घर्षण के पॉइंट ऑफ व्यू से तापमंडल का, क्योंकि वहां पर वायु का घनत्व बाह्यमंडल की तुलना में ज्यादा है, इसलिए प्रभावी रूप से वो जला पाते हैं या उसको बंद कर देते हैं। तो कुल मिलाकर के वायुमंडल का संगठन, वायुमंडल की संरचना हो गई। क्या ये टॉपिक डायनामिक है? मैंने जो आपके साथ चर्चा किया, क्या इसका आयाम इन्वायरमेंट तक जाता है? इसलिए मैंने कहा कि क्लाइमेटोलॉजी इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट को समझने के लिए। जो भी आज के समय में परिवर्तन हो रहा है उसको समझने के लिए, क्लाइमेट चेंज को समझने के लिए वायुमंडल का संगठन और संरचना समझ में आ जाए तो हम समझ सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या परिवर्तन आज के समय में हो रहा है।
तो यहाँ पर इस टॉपिक को किससे लिंक करना जरूरी है? क्लाइमेट चेंज के साथ। और क्लाइमेट चेंज का करंट टॉपिक कौन सा है? COP28। और दूसरा क्या है? इसी में समताप मंडल भी है, तो समताप मंडल के लिए क्या पढ़ना जरूरी है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो अगर आपने दो टॉपिक इसके साथ प्रभावी रूप से लिंक कर लिया, COP28 और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो करंट का टॉपिक कंप्लीट हो गया। यूपीएससी अब इस टॉपिक पे सवाल पूछेगा तो एक अच्छे या आप एक बेहतर स्थिति में होंगे, मतलब सवालों को देख करके लगेगा कि हाँ करना चाहिए। क्लियर है? चलिए। टेम्परेचर होता है तो वहां से उल्कापिंड कैसे पॉसिबल हो पाते हैं तापमंडल तक? घनत्व तो कम होता है, बताए ना। हाँ, जो बाह्यमंडल है उसका घनत्व तो बहुत ही कम है, और बहुत कम है तो घर्षण की प्रक्रिया बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं हो पाती। इसलिए बाह्यमंडल से वो तापमंडल तक पहुंचते हैं, और तापमंडल का घनत्व मतलब गैसों की मात्रा अपेक्षाकृत ज्यादा है। इसलिए अधिकतर उल्कापिंड जो जलते हैं और जो हम खुली आंखों से देख पाते हैं वो 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई। अच्छा, एक बार सर, जो स्पेक्ट्रम बीट्स होता है, हाँ, तो ये समताप मंडल में ही होता है, जिसका वो नहीं हर साल मतलब 5 साल में एक बार बीट्स किया जाता है। इस पे एक प्रोग्राम भी चालू है हाँ। कि जैसे स्पेक्ट्रम को खरीदा जाता है ब्रॉडबैंड। हाँ, हाँ, ठीक है ठीक है। वो कौन सा मंडल हो जाएगा आप ही बताइए? आयन मंडल। आयन मंडल होगा ना? हाँ, मतलब वही ताप मंडल होगा। स्पेक्ट्रम की बिडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए अब पॉइंट आपके सामने रख देते हैं। जो स्पेक्ट्रम की बात ये कर रहे हैं ना, ये स्पेक्ट्रम के लिए इस मंडल से ऊंचा एक जियो का ऑर्बिट कहते हैं और एक लियो का ऑर्बिट कहते हैं। लोअर अर्थ ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, इन दो लोकेशंस पे सैटेलाइट होते हैं। तो एक रिसोर्स मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल होता है और एक कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी ऊंचाई 29,000 से 36,000 किलोमीटर की होती है। तो यहाँ पर स्पेक्ट्रम की जो बिडिंग होती है वो इस 300 से 400 किलोमीटर के लिए नहीं, 29,000 से 36,000 किलोमीटर के लिए होती है, जिसको लियो और जियो का ऑर्बिट कहते हैं। तो लियो लोअर अर्थ ऑर्बिट और दूसरा जियो स्टेशनरी। लियो का इस्तेमाल रिसोर्स सैटेलाइट है ना, रिसोर्स का, जैसे फॉरेस्ट का मैपिंग करना है कि भारत में कितना प्रतिशत, तो उसके लिए लियो। और कम्युनिकेशन के लिए जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स का इस्तेमाल। तो वहां पर स्पेक्ट्रम की जरूरत पड़ती है। जी सर, जैसे आपने बोला कि तापमंडल में ही उल्कापिंड डिस्ट्रॉय हो जाते जी हैं, जी। मध्यमंडल में भी तो होता है क्योंकि वो बहुत ठंडा होता है और उल्कापिंड गर्म होते हैं, अगर तो ठंडा होता है तो क्या उसको जला देगा? जलाएगा तो नहीं, लेकिन सर फिर? उसका प्रभाव कम कर देते हैं ना। प्रभाव कम करेगा ऐसा- तो नीचे ठोस के रूप में आके गिरेगा, या और सिर पे गिर गया तो मतलब पॉइंट कहने का ये मतलब है कि उसको जलाने का काम नहीं करता है, ओके उल्का पिंड बना देगा। उल्का का मतलब है कि वायुमंडल में ही जल गया, और उसके जलने के लिए वायुमंडल का तापमान ज्यादा होना चाहिए। सर, ऐसा कुछ पढ़ा था तो मैंने सोचा डाउट है तो clear मध्य कर- मंडल में आने से पहले ही जल जाते हैं ना। ओके सर, थैंक यू। बड़े हमने क्या देखा था? मध्य मंडल सर्वाधिक ठंडा मंडल है, लिखा था ना, सबसे ठंडा मंडल। क्लियर है? वो उनको दे दीजिए। बड़ा उत्सुकता वाला टॉपिक है क्या ये? हाँ? क्या? सर ये एक ऐसा टॉपिक है ना, कई चीज़ों को लिंक करता जी है। जी, ये तो है। और सर एक चीज मतलब मेरा एक क्वेश्चन है कि काफी टॉपिक्स तो थोड़ा आपने समझा थोड़ा जोर से दिए। बोलिए, पास में सर- माइक पास में लाके। सर ये टॉपिक आप पढ़ा रहे थे तो मैं इसमें एक टॉपिक और थोड़ा सा फिर जी। कॉन्सेप्ट और समझना चाह रही हूँ। सर वो जो लाइट का रिफ्लेक्शन है, जैसे ऊपर से आता है, कैसे हमारी लाइट अर्थ हाँ। जो है कैसे अब्जॉर्व करती है, फिर कैसे कितना रिफ्लेक्ट बैक करती है, वो कॉन्सेप्ट एक बार डिस्कस कर वो दीजिए। उष्मा बजट का कॉन्सेप्ट है, उसमें कर अरे सर इंसुलेशन और हीट बजट का करा जी देंगे सर। आगे। उसको उष्मा संतुलन का एक कॉन्सेप्ट है, जी सर। कराए थे ना क्लास में। ये बादल 26% रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, उनकी क्षमता सर्वाधिक है रिफ्लेक्ट बैक करने की। अभी कराते हैं, थोड़ा सर- रुक जाइएगा, कराएंगे। सर, जी, एरोप्लेन लैंड करना है एरोप्लेन को लैंड करना है, तो हम ही से करवाएंगे अभी। ध्रुव की तरफ जब जाएंगे हम लोग ध्रुवों की तरफ जाएंगे जी, तो अपेक्षाकृत आसान होगा विषुवत रेखा की तरफ। लैंड कराना। क्यों? सेफ्टी के लिए, ऐसा सेफ्टी के क्यों? लिए। देखिए ऐसा है नहीं, लेकिन आपके सामने एक पॉइंट रखते हैं कि दुनिया भर में जो भी ट्रांसपोर्टेशन का रूट चूज किया जाता है वो शॉर्टेज डिस्टेंस का किया जाता है। शॉर्टेज डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। फ्यूल की बचत करनी है ना, और फ्यूल की बचत करनी है तो दो जगहों के, मान लीजिए कि नॉर्थ अमेरिका से यूरोप जाना है, तो निम्न अक्षांशों से जाना चाहिए कि उच्च अक्षांशों से जाना चाहिए? निम्न अक्षांशों से जाएंगे तो क्या अक्षांश की लंबाई बढ़ जाएगी?
और उच्च अक्षांशों से जाएंगे तो क्या अक्षांश की लंबाई कम हो जाएगी? तो जो अपेक्षाकृत उच्च अक्षांशीय क्षेत्र है वहां अक्षांशों की लंबाई क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे जब ट्रेवल करते हैं या दो महाद्वीपों को आपस में जोड़ रहे हैं, एक लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रेवल कर रहे हैं, तो आपको निम्न अक्षांशीय क्षेत्र की जगह उच्च अक्षांशीय क्षेत्र से ट्रेवल कराया जाता है ताकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट हो पाए। तो ऐसी स्थिति में चाहे उच्च अक्षांश हो चाहे निम्न अक्षांश हो, दोनों कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अब रही बात, तो एक कॉन्सेप्ट ये कह सकते हैं कि जो उच्च अक्षांशीय क्षेत्र है उनका गुरुत्वाकर्षण बल निम्न अक्षांशीय क्षेत्र की तुलना में ज्यादा होता है। तो जो भी हम सैटेलाइट का प्रक्षेपण करते हैं, सैटेलाइट जो हम वायुमंडल में भेजते हैं या अपर वायुमंडल में जो लियो और जियो के ऑर्बिट में हम डालते हैं, वहां जब हम रखते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं विषुवत रेखाई क्षेत्र को। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से विषुवत रेखाई क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको मालूम है कि विषुवत रेखा बल्ज की तरह उभरा हुआ है, केंद्र से उसकी दूरी ज्यादा है। और गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत कहता है कि गुरुत्वाकर्षण बल दो चीजों से प्रभावित होता है, एक तो मास से प्रभावित होता है, दूसरा डिस्टेंस से प्रभावित होता है। दूरी बढ़ेगी तो गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाएगा। तो अगर हमको पृथ्वी से कोई चीज बाहर भेजनी है तो हमको क्या करना चाहिए? दुनिया का वो क्षेत्र चुनना चाहिए जहां पर पृथ्वी उसको कम खींचे, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कम हो। और वो कहां पर सर्वाधिक कम होता है? विषुवत रेखा पे। तो इस संदर्भ में सैटेलाइट कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया में जितने भी प्रक्षेपण किए जाते हैं उनका मेन सोर्स क्या होता है? विषुवत रेखा के आसपास। भारत का सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन श्रीहरिकोटा है, लेकिन भारत को अगर सैटेलाइट्स और एडवांस भेजने होते तो हम फ्रेंच गुयाना का इस्तेमाल करते हैं। साउथ अमेरिका में एक देश है फ्रेंच गुयाना, विषुवत रेखा के करीब स्थित, और नाम ही है फ्रेंच, यानी कि फ्रांस का है, फ्रांस हमारा मित्र है। तो यूरोप का अधिकतर सैटेलाइट कहां से भेजा जाता है? फ्रेंच गुयाना से, क्योंकि यूरोप कहां पर है? 40 डिग्री के अक्षांश पे है। तो वहां से भेजेंगे तो पृथ्वी कहेगा कि आओ नीचे, तो वापस भेजने के लिए ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। तो दुनिया में अधिकतर सैटेलाइट्स कहां से लॉन्च किए जाते हैं? विषुवत रेखा के। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कम है, जिसको एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है। एस्केप मतलब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकलना। जी, समताप मंडल से जेट प्लेन्स फ्लो करते हैं। समताप मंडल किस चीज के माध्यम से या किस लिए महत्वपूर्ण है? ट्रांसपोर्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दुनिया भर में जो एरोप्लेन फ्लो करते हैं वो क्षोभ सीमा पे नहीं, क्षोभ सीमा के ऊपर, क्योंकि समताप मंडल वायुमंडल से मुक्त है, मतलब जलवायु की विभिन्न प्रक्रियाओं से मुक्त है। न बादल बन रहा है, न हवा ऊपर से नीचे हो रहा है, तो किसी प्रकार का कोई टर्बुलेंस नहीं है। नीचे वाले मंडल का नाम क्या है? जोन ऑफ मिक्सिंग, हवा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर है। तो एक एरोप्लेन है, बेचारा जा रहा है और यहाँ पर चक्रवात बन गया, चक्रवात नीचे से ऊपर आ रहा है, तो बेचारा उसी में फंस जाएगा। तो क्या करना चाहिए? चक्रवात जहां तक है उसके ऊपर से चले जाओ, और वो कौन सा मंडल है? समताप मंडल। तो ट्रांसपोर्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा मंडल इंपॉर्टेंट हो जाएगा? समताप मंडल। क्लियर? 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर संरचना क्या है ये टॉपिक, वायुमंडल का स्तरीकरण, इस टॉपिक को देखते हैं। शुरू करें? छोटा सा टॉपिक है सममंडल विषम मंडल, इसको भी देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने जो वायुमंडल की संरचना का अध्ययन किया, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बाह्य मंडल, जो हमने पढ़ा, इसको निर्धारित करने वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट कारक था वो कौन सा कारक था? तापमान। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा? टेम्परेचर। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कम हो रहा है या तापमान बढ़ रहा है? क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कम हो रहा है, समताप मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान बढ़ रहा है, मध्य मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कम हो रहा है, ताप मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान बढ़ रहा है। उसके पीछे का कारण क्या है ये समझने की हम लोगों ने कोशिश की। तो जो हम लोगों ने वायुमंडल की संरचना की वो मुख्यतः तापमान के बेसिस पे की, और उसके बेसिस पे हमने उसकी व्याख्या की कि क्षोभ मंडल में क्या है, समताप मंडल में क्या है, मध्य मंडल में क्या है, ताप मंडल में क्या है। यही करने की कोशिश हम लोगों ने की। अब जो है ये जो डिस्टिंक्शन है वो ये है कि केमिकल कंपोजिशन के आधार पे, है ना, हम केमिकल कंपोजिशन के आधार पे हम वायुमंडल को सम मंडल और विषम मंडल कह सकते हैं। कौन सा मंडल? सम और विषम। देखिए सम और विषम का यहां मतलब क्या है, इस बात को समझते हैं। अगर वायुमंडल में सारे गैसें मिक्स हैं तो हम कहेंगे सम है, सब एक जैसे हैं। तो जब क्षोभ मंडल में देखते हैं तो सारी गैसेज मिक्स हैं। जब हम समताप मंडल पे आते हैं तो वहां पर भी हम क्या देखते हैं? गैसेज मिक्स हैं। बस O2 की मात्रा, O3 की मात्रा बढ़ गई, बस यही है, बाकी सभी गैसें वहां पर मिक्स हैं। जब हम मध्य मंडल में आते हैं तो भी हम क्या देखते हैं? गैसेज मिक्स हैं। लेकिन जब हम ताप मंडल में आते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये आयन का मंडल है। आयन का मतलब है चार्ज स्टेट में है। ऑक्सीजन का एक लेयर है वो चार्ज स्टेट में है, नाइट्रोजन का एक लेयर है वो एक चार्ज स्टेट में है, आर्गन का एक लेयर है वो एक चार्ज स्टेट में है,
इसका मतलब है कि 80 किलोमीटर के ऊपर जब हम देखते हैं तो हमको डिफरेंट परतें नजर आती है, मिक्सर नहीं नजर आता है, हमको अलग अलग परतें नजर आती है। ऑक्सीजन का लेयर, ऑक्सीजन का आयन मतलब पॉजिटिव चार्ज, मतलब चार्ज का लेयर, नाइट्रोजन का लेयर, अलग अलग लेयर है। तो हमने क्या कहा कि नीचे वाला सम है, सम का मतलब है सब कुछ है इसमें, और ऊपर वाले लेयर को जब हम देखते हैं तो हम जब तापमंडल में जानते हैं तो हम क्या देखते हैं, अलग अलग लेयर्स हैं, एक ऑक्सीजन का है, एक नाइट्रोजन का है, एक आर्गन का है। तो ऊपर वाला लेयर क्या विषम है, एक लेयर में केवल एक चीज, दूसरे लेयर में दूसरी चीज, तीसरे लेयर में तीसरी चीज। तो हमने क्या कहा, सम मंडल और विषम मंडल। सम है मतलब एक जैसा है, मिक्सिंग सबकी है, विषम का मतलब है केवल एक है बाकी नहीं है। तो 80 किलोमीटर की ऊपर की ऊंचाई को हम क्या विषम मंडल कह सकते हैं, क्योंकि आयन के स्टेज में होने के कारण विभिन्न परतें हैं, ऑक्सीजन का आयन लेयर, नाइट्रोजन का आयन लेयर, इस तरह से अलग अलग लेयर्स हैं। तो इसी को हमने कहा सम मंडल और विषम मंडल। तो मध्य मंडल के ऊपर के मंडल को क्या हम विषम मंडल कह सकते हैं, विषम मंडल, और मध्य मंडल और उसके नीचे के मंडल को हम क्या कह सकते हैं, सम मंडल। क्यों सम मंडल, क्योंकि सब गैसों का समान मिश्रण है लगभग। लेकिन ऊपर वाला विषम क्यों, क्योंकि वहां समान मिश्रण ना होकर के विभिन्न परतें हैं, तो अलग अलग लेयर्स हैं, इसलिए हमने इसको विषम कहा। ये तर्क बार बार क्यों कह रहे हैं, ताकि आपको ध्यान में रहे सम का मतलब क्या होता है और विषम का मतलब क्या होता है। सब गैसों के मिश्रण को हमने सम मंडल कहा, और केवल अलग अलग गैसों की परतों को हमने क्या कहा, विषम है, अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, लेकिन उसके नीचे सबकी मिक्सिंग है। तो इस संदर्भ में हमने सम और विषम मंडल कह दिया। तो 80 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर कौन सा मंडल होगा, विषम मंडल, उसी को हम क्या कह देंगे, ताप मंडल और बाह्य मंडल। और 80 किलोमीटर के नीचे तक के मंडल को हम क्या कह देंगे, सम मंडल। तो क्या इसके तहत 3 मंडल आ जाएंगे, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल। तो यूपीएससी अगर कहता है कि क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या समताप मंडल जो है वो विषम मंडल का हिस्सा है, तो स्टेटमेंट गलत होगा, और ताप मंडल जो है वो सम मंडल का हिस्सा है, तो स्टेटमेंट गलत होगा। क्लियर हो गया, तर्क समझ में आ गया सम और विषम का। चलिए ये टॉपिक कंप्लीट हो गया।